अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर में आप सब लोगों को खुशामदीद और आपका होस्ट मोहम्मद रहमान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं इरम सफ्दर जी। इरम, आज जो देखा जाए तो संडे है और क्योंकि आपको पता है ईद की छुट्टियों के बाद 14 अगस्त के बाद और गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज जो है पहला संडे कहा जाएगा, इसको आखिरी संडे नहीं कहा जाएगा। तो मोस्टली जो है संडे आपको जैसे कि पता है कि हम इसको एक छुट्टी का दिन जो है गिरदानते हैं और इसमें मोस्टली हम अपने पूरे वीक का जो काम होता है या हमें ज़्यादातर हम इस तरफ जाते हैं कि अपनी नींद पूरी करेंगे, अपने जो है बाकी जो दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों की तरफ जाना। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये संडे भी जो है वो कामों में गुजर जाता है, घर के काम हो या अब्दुल रहमान। इसमें मैं इस संडे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एतवार जो होता है ना, ख्वातीन के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, मर्द हजरात के लिए नहीं होता। बहुत ज़्यादा काम रखे होते हैं हम लोगों ने कि जी संडे वाले दिन टेलर के पास जाना है, ग्रोसरी करनी है, संडे बाज़ार जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। 7 दिन ऑफिस में मर्द काम करता है और 8वें दिन घर के सारे काम। थैंक गॉड किसी को तो मर्दों का ख्याल है, लेकिन नहीं तो हमेशा जो मर्द बेचारे वो पिसते ही हैं। चलें मेहमानों को भी तारुफ करवाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका संडे जो है वो कैसा गुजरता है। मेरे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, मारिया तौकीर साहबा, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। और बहुत ही खूबसूरत सिंगर इमरान नियाजी साहब, जिनकी आवाज़ आप हमेशा सुनते हैं और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और आपने जो है खूबसूरत गानों से, ज़बरदस्त आवाज़ से जो है उसका जादू दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। और आपके साथ कौन मौजूद है? मेरे साथ आज बड़े खूबसूरत एक मेहमान है। मैं सोच रही हूँ कि क्या कहूँ, कैसे उनका इंट्रो दूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, उनका नाम बड़ा खूबसूरत है। जी मेरे साथ मौजूद हैं गुले नौखेज़। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में आए और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें आपको यहाँ देख के। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी भाई बात कर रहे थे ना कि इतवार का दिन जो है जी, वो अमूमन लोग ये समझते हैं कि छुट्टी का दिन है तो हम इत्मीनान से बैठेंगे, बिल्कुल रेस्ट करेंगे। हाँ जी, और ऐसे लेकिन है। कोई ना कोई मसला पड़ जाता है। आज भी इतवार है और जिन लोगों को आपने बुलाया हुआ है ये सारे सोए हुए होंगे अगर आपने ना बुलाया हुआ होगा। तो ये इस जुल्म में आप लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार है। सर हम भी यहाँ पे ही हैं मौजूद आप और सबके सर, साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का आपकी जॉब है माशाल्लाह, एक राइटर जब भी किसी सामने आकर बैठता, स्पेशली मैं तो जैसे बुक रीडर भी हूँ और राइटर की जिस तरीके से उसकी एक थिंक टैंक के तौर पर वो काम करता है, उसका हर वक्त काम होता है क्रिएटिविटी, सोचना। और 10,000 से ज़्यादा जो है आपने स्क्रिप्ट लिखी है और कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसका आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखा। तो सर अप्रिशिएट कि आप भी जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना टाइम निकाल कर हमारे लिए आए, प्रोग्राम को वक्त दिया और हमारे नाजरीन को महसूस करेंगे गुले नौखेज़ अख्तर की तरफ, प्यारी प्यारी सी बातों की तरह। और मारिया तौकीर आपकी तरफ आते हैं। मारिया, आप बताएं कि सबसे पहले तो जैसे सर भी अभी बात कर रहे थे कि हम संडे वाले दिन भी हम देख लें, सुबह सुबह हम अपनी नींद छोड़कर आ गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताएं मेरे नाजरीन को, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, बहुत सारी फीमेल सर ऐसी हैं कि जो काम करना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, शादी के बाद भी वुमेन जो है, वर्किंग वुमेन है, किस तरीके से अपना घर चलाती है। अच्छा, ये एक बड़ा टास्क है कि जिस तरह ही शादी हो रही है और साथ ही उसके बाद आप अपनी जॉब, कुछ लड़कियां कंटिन्यू रखना चाहती हैं, कुछ कहती हैं कि हमने शादी के बाद जॉब करनी है। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना स्टार्टिंग शादी के टाइम में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो जिस फैमिली में आप जा रहे हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, आप भी अपने करियर को सेटल करना चाहते हैं, कुछ फैमिली वे में आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप हो जाती हैं। तो मेरी सजेशन जो होती है लड़कियों को ये होती है कि पहले 2-3 साल अपनी शादी को एडजस्ट कर लें, देन कम एट द साइड ऑफ योर करियर। करियर तो इधर ही है, फैमिली सेटल करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो आई थिंक वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि सब चीज़ों को चलाना और असल में अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कम है चीज़ों को। वी नीड परफेक्शन इन एवरीथिंग, वी नीड परफेक्शन इन फूड, घर, फीमेल, काम। तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। हम इंसान हैं तो हमें ही थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले अपने टाइम को अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपकी हर चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा इसी सवाल मैं ऑर्गेनाइजर, मैं नाम मुझसे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होती है ये मैं बता दूं आपको। इसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप राइटर हैं, लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो फैमिली कैसे माइंड में, क्योंकि फैमिली का भी एक प्रेशर है, वो भी कहते हैं हमें टाइम दो, बहुत ज्यादा। और राइटर का तो काम ही सोचना है, वो सोचेगा तो वो लिखेगा, क्योंकि जो उसने पढ़ा है उसने फिर उसको अपने अल्फाज में, उसको अपने रंग में उसको ढालना होता है। तो सर आप बताएं। फैमिली को टाइम देना जो है ना राइटर के लिए, वो टाइम तो निकाल लेता है फैमिली के लिए, लेकिन हम लोगों के लिए ना सबसे बड़ा मसला ये है कि हम घर में बैठकर अगर कोई अपना, मतलब मैं एक दिन मेरा काम ऐसा है कि मुझे ना फुल कंसंट्रेशन चाहिए उसमें,
कोई चीज़ तख्लीक करने के लिए ना आपको चाहिए कि शोर ना हो, कोई तंग ना करे आपको, डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। मैं अपने स्टडी में बैठा हूँ, स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया, लाइन समझ नहीं आ रही, सुबह देना है स्क्रिप्ट, सुबह रिकॉर्डिंग है, दो चार, अच्छा फिर समझ आया, अच्छा यहाँ से शुरू करता हूँ। इतने में मैं क्या आया हूँ पहले कि भाई मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दरवाज़ा खुले, वाइफ ने क्या, वो सिर्फ इतना कहना था कि खाना जब भूख लगे तो मुझे बता दीजिएगा। वो उड़ गया दिमाग से जो आया हुआ था ना। अच्छा मैंने कहा ठीक है, चली गई। फिर उसके बाद मैं बैठ गया हूँ, मैं पता नहीं की सोचे ऐसी। फिर वो सारे ख्यालात इकट्ठे किए, अच्छा हाँ ये, फिर उसके बाद दरवाज़ा एकदम खुला है, कुछ नहीं बोली, सीधी आई है बाथरूम में से, उसने वो बाल्टी उठाई और चली गई। तीसरी दफ़ा फिर यही हुआ, दरवाज़ा खटका, कहने लगी वो सिर्फ ये बताना था कि वो बेटा आ गया स्कूल से। जब ये आपको बार बार डिस्टर्बेंस होती है ना, इसकी वजह से राइटर जो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं या उनको शिकायतें हैं ना, वो ये है कि यार मुझे डिस्टर्बेंस पड़ी। सर अक्सर ऐसा भी होता है, कोई सो रहा हो ना तो बंदा उठा के पूछ रहा आप सो रहे हैं, अच्छा चलिए सो जाएं। आप अक्सर ऐसा होता है, ऐसे ही है। सो रहे हैं, हाँ, अब सो रहे हैं, आप सो जाएं। सो जाएं और तसल्ली नाल सोना, और हराम ही सौन देना थोड़ी देर बाद ना, भाई तसल्ली से सो रहे हो, वो फिर कहेगा हाँ, ये कौन सी तसल्ली। बिल्कुल ये होता रहता है। लेकिन वाइफ को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उसी से तो इंस्पिरेशन आपको आती है, उसी से तो आप खुश होते हैं लाइफ में, आपको जो हिम्मत मिलती है। सो उनको देते हैं जी, टाइम पूरा देते हैं। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि राइटर का बचपन कैसा था। मेरा बचपन बहुत बुरा था। लोगों को लगता है ना जी बचपन, उनको अपना बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, सानू तो जदों पईयां ने कुटा ही पईयां ने। यानी वालिद साहब इतने सख्त थे वो हमें, और वो ये थी कि जब मुझे मारते थे तो मारने से पहले वजू करते थे। हालांकि मैं उन्होंने क्या भी, मैं क्या बजी बाद च करया करो वजू, असूली तौर पर ना मैंने कुट के थे, उस तो बाद तुहाडा वजू बन रहा। इसी तरह मैं चूँकि घर में सबसे छोटा था, छोटा भाई जो होता है, अगर यहाँ पे कोई बैठे हुए हैं कोई छोटा भाई है तो वो उस जलालत से वाकिफ़ होगा जो छोटे भाई के हिस्से में आती है। यानी खाना मैंने लाना है, रोटियां मैंने लानी है, उनकी गाड़ियां मैंने साफ़ करनी है, मोटरसाइकिल मैंने साफ़ करनी है, चूँकि मैं छोटा भाई हूँ। इसी तरह तो लाड नखरे भी तो छोटों की होते हैं। नहीं, लाड नखरे तो माँ बाप उठाते हैं ना, बहन भाई एक हद तक उठाते हैं ना नाज नखरे, उसके बाद तो छोटे भाई की कोई हैसियत नहीं रहती। एक वक्त आता है फिर जब छोटा भाई खुद, जब शादी हो जाती है सारे बड़े हो जाते हैं, फिर कोई छोटा नहीं रहता। बहनों से बड़ा प्यार मिला, भाइयों से जाहिर बात है प्यार भी मिला। और वो लेकिन सर कोई और वजह भी थी जो आपको अपना बचपन पसंद नहीं था? बचपन पसंद 101 वजह थी जो यहाँ बताई जा सकती है। एक खास वजह भी थी, एक खास वजह भी थी। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं खास वजह भी थी। अच्छा बचपन में ना, मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे नापसंद होने की बचपन की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती किसी जगह पे। यानी घर वाले कोई बात शुरू कर, भाई बड़े भाई ने कहा यार तू बाहर चला जा, सीधा अहम गल तुम तो छोटे और अहम गल की, और अहम बात क्या हो रही होती थी, अब्बा जी मैं कैनेडा का वीजे का एजेंट नाल गल की है, घर ना बेच दईए, आपको बताना ये अहम बात हो रही होती थी, डिस्कशन ये हो रही होती। तो माहौल जो ऐसा था, ये जो आपने शुरू में आपने नाम वाली भी बात की ना कि बड़ा प्यारा नाम है ये फलाना, इसकी वजह से हजार मसाइल, कुछ मसाइल मेरे हल हुए, कुछ मसाइल पैदा हुए। हल ये हुए कि ज़माना तालिब इल्मी में जहाँ ख़वातीन के फॉर्म रिसीव हो रहे होते थे ना, मैं वहाँ भी घुस जाता था, कहते पता नहीं कोई अपनी भैन का फॉर्म लैके आया, बोले नो खेज गया। तो ये नाम के हवाले से मुझे हमेशा यही रहा। बानो कुदसिया आपा जी, अशफाक अहमद साहब बानो कुदसिया आपा, हमारा बड़ा प्यार उनसे रहा। एक दिन पूछने लगी, कहने लगी नुखेज ये तुम्हारा नाम किसने रखा? मैंने कहा मेरी नानी ने रखा। कहने लगी वो कोई पढ़ी लिखी खातून थी? नहीं। मैंने कहा वो बिल्कुल चिट्ठी अनपढ़ थी, हुक्का पीती थी, पुराने दौर की थी। कहने लगी अब ये नाम का मतलब है गुले नौखेज अख्तर, ताज़ा खिला हुआ फूल। अख्तर तो आ गया ना, सितारा वालिद साहब का नाम था। गुले नौखेज ताज़ा खिला हुआ फूल। कहने लगी ये नाम नानी ने, अच्छा नानी पढ़ी लिखी नहीं थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगी ये हरकत कोई अनपढ़ औरत ही कर सकती है। ठीक है ना, इसको मतलब ना पता हो नाम। जी बिल्कुल। सो ये सारी जिंदगी ये बिल्कुल। अच्छा मारिया, आपकी तरफ आएंगे और आप बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बता दिया कि वर्किंग वूमेन के क्या मसाइल हैं, किस तरीके से उस सिस्टम को चलाती हैं। अगर हस्बैंड भी काम करता हो, फिर वर्किंग वूमेन की क्या मसाइल और बढ़ जाते हैं, बच्चों को किस तरीके से लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं? अच्छा ये भी बड़ा एक टेक्निकल, क्योंकि दोनों को पहले तो ये होता है ना हमारे सोसाइटी में, तो ये कि फीमेल्स आर एट होम, तो उनको ये होता है कि हम घर बैठी और बंदा काम करे, तो उसमें बंदा अपने आप को समझता है कि मैं पता नहीं आई एम डूइंग द बेस्ट, दैट्स फाइन और एक्सेप्टेबल भी होता है। जहाँ पे दोनों आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा यार तुम अगर लेट आई हो, अगर थकी भी आई हो तो मैं भी थका हुआ आया हूँ, तो वो फिर दोनों अपनी तौर पर इक्वल होते हैं। लेकिन
फिर भी गिविंग एंड पे ज़्यादा तौर पे ख़वातीन ही रहती हैं, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ऑफ कोर्स बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं शामिल हो सकती हैं। अगर खाना बनाना है तो वो हम नहीं बनाना है ना, घर मैनेज करना है तो वो ख़वातीन ही आप खुद कुकिंग करती हैं? जी मैं खुद कुकिंग करती हूँ। तो वो और क्योंकि अच्छा उसमें ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अब मेरी फैमिली में माय फादर वाज हाईली क्वालिफाइड, लेकिन वो हमेशा एक बात करते थे कि अगर लड़कियों को खाना पकाना नहीं आता, घर मैनेज करना नहीं आता, तो ये किसी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी हम वी आर 5 सिस्टर्स, तो हम 5 बहनों के अंदर ये उन्होंने एक पर्सपेक्टिव रखा कि घर मैनेज करना है, खाना भी आना चाहिए, लुक आफ्टर करना भी है हर चीज़ को, तो किसी जगह पे कोई गुंजाइश नहीं। वही मैंने बात जिक्र किया ना कि हम बड़े परफेक्शनिस्ट की तरफ बनने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट होता है। लेकिन यही बात है कि अगर दोनों काम कर रहे हैं बिल्कुल, तो फिर मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत ज़बरदस्त पावर कपल्स देखे हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए एक लिफ्ट अप बनने की कोशिश करते हैं कि यार अगर वो कहीं लो हो रहा है तो मैं उसको कर दूं और कहीं पे, तो ये मेरा ख्याल है ये पॉजिटिविटी जो है ना है ज़रूर, लेकिन बहुत कम है। अच्छा, इसमें बच्चे कहाँ जाते हैं? मतलब कि आप भी काम पर, हस्बैंड भी काम पर, तो बच्चे जैसे कि आजकल डे केयर बन जाते हैं और मोस्टली देखा गया है कि कंपनीज ने अपनी जगह जो है कंपनीज के अंदर ही डे केयर बना दिए हैं। तो आप इसको फिर बच्चों को डे केयर में या फिर ओवरऑल दोनों मैनेज कर लेते हैं? कोई सिस्टम ऐसा है? मैं डे केयर कॉन्सेप्ट की कोई इतनी वो क्या कह सकते फेवर में नहीं हूँ मैं, मगर मैं आई रियली अप्रिशिएट ये सारे मल्टीनेशनल्स जो हैं, अब इनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि वो पेरेंट्स जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आ जाती हैं। दे हैव अ सेपरेट डे केयर इन अ सेंस के उसी बाउंड्री के अंदर दे कैन लुक आफ्टर। ये स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है, ये मैंने कुछ मल्टीनेशनल में, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल बच्चे आपके सामने रहते हैं, बच्चे आपके सामने हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसी जगह पे पाकिस्तान में डेवलप होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कुछ चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मगर अभी भी बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें ख़वातीन बड़े बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं दी जा रही अपॉर्चुनिटी, जो कि गलत है, क्योंकि ख़वातीन ने काम करना ही करना है। टीचर्स फीमेल्स में कंपैरेटिवली मैन के ज़्यादा हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूशंस ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो वुमेन काम कर रही हैं, औरतें जो ख़वातीन काम कर रही हैं, वो बड़ी कॉम्पिटेंट है, बड़ी टैलेंटेड है, हम इनको वेस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा ये मेरिट भी हैं, बच्चों को भी इन्होंने संभालना है, तो इस वजह से भी शायद उन्होंने वहाँ वो ये चीज़ें बिल्डअप की। मेरा ये ख्याल है कि जब आप नेचर से हम चीज़ों को लेके हटते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ा करना शुरू हो जाती हैं। एक माँ जो अपने बच्चे के लुक आफ्टर कर सकती है ना, वो कोई आया या कोई सर्वेंट नहीं कर सकता। तो अगर बच्चे की नज़र पेरेंट्स सामने है या माँ सामने है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बच्चे को ये इंप्रेशन नहीं आएगा कि माँ ने सुबह 9 बजे चले जाना है, रात को 8 बजे या 7 बजे उसे शक्ल दिखानी है। वो खला पूरा नहीं कर सकते जब आप खुद इसको इन कंपैरिजन। अच्छा, उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि मामा इधर ही है मेरे सामने, और वो अपने आप को एम्पावर फील करता है। Exactly. वो समझे कि मेरी माँ इधर, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको बुला लूंगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे बचपन की जो चीजें हैं, जो जिम्मेदारी या वो इंप्रेशन बिल्डिंग हम बच्चों के ज़हन में कर देते हैं ना, वो फॉरएवर रहती हैं। बिल्कुल। अब मैं बात करूंगी इमरान साहब, कैसे आप अपना संडे कैसे गुजारते हैं? संडे घर के कामों में, घर के कामों में, जैसे मैंने बताया, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। मुझे इनकी बातों का बड़ा मजा आ रहा था वाइफ की जो बातें बता रहे थे, आके ये भी कह रहे थे कि तकिया इधर था, इधर क्यों रख दिया। हाँ, औरतों की बातों में, औरतों के खिलाफ बातों में तो मजा आएगा मर्दों को। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था इनकी बातों को। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा मारिया, आपकी तरफ बच्चों की बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने भी बचपन के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बताया कि आपके फादर भी माशाल्लाह फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो पढ़ी लिखी फैमिली के बारे में कहा जाता है काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब कि उनके चेहरों पे स्माइल नहीं होती, और अपने स्टडी की वजह से जो है वो इस कदर इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि बस उन्होंने हर चीज़ को मैनर, डिसिप्लिन। तो आपका बचपन कैसा था? अच्छा, मेरा बचपन बड़ा अच्छा मज़ेदार बचपन था। एक तो जब आप ननियाल और धरियाल में बड़े होते हैं तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली आयद हो जाती है, कुछ आप लेने की बात है जिम्मेदारी। तो मैं आई बीन फॉर्चुनेट इस सेंस में कि मैं ननियाल में बड़ी थी, धरियाल में भी, और फैमिली बैकग्राउंड में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बस पढ़ लो, कोई काम ना करो, बेशक चलो काम तो बात की बात है, पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी पे। तो डैड यूज्ड टू, मेरे फादर मरहूम, वो देखना चाहते थे कि बस रिजल्ट पे मुझे एज चाहिए, 20 चाहिए, अगर नहीं है तो ही उन्होंने हमसे नहीं दूसरी कोई बात करनी है। उनकी एक्सपेक्टेशन का लेवल ये था। जबरदस्त हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी प्रोफेसर थे, मेरे दादा
वो राइटर थे। तो ये तालीमी बैकग्राउंड और जो हिसाब किताब है वो मेरी फैमिली में एक बचपन से चलता आ रहा है, बिल्कुल पुराना। सो सर आप बताइए आपने लिखना कब शुरू किया? मैंने जब मैंने पढ़ना सीख लिया तो फिर मैंने लिखना शुरू कर क्या दिया। बात लेकिन है। इसको हो गए हैं तकरीबन कोई 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। ठीक है ना, इससे बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ भी हो रही हैं, जो एज भी थोड़ा सा ना पता चल जाता है बंदे को, बंदा बताते हुए भी डर जाता है कि यार मैं क्या बताऊँ। लेकिन हो गए 30 साल हो गए लिखते हुए। मुल्तान से मेरा चूँकि बेसिकली ताल्लुक़ है, वहीं से आगाज़ किया लिखने का। उस दौर में इमरोज़ अखबार आता होता था, उसमें बच्चों का एक सफ़ा होता था, वहाँ से उन कहानियों से आगाज़ किया। होते होते फिर ज़ाहिर बात है वो बेस बनी एक, जो सबसे ज़्यादा आपकी बेस बनती है ना। अभी ये बात कर रही थी ना कि खातून जो है उनको खाना बनाना पड़ता है, वो मुझे ना वो वाला याद आ गया, वो प्ले कार्ड, अपना खाना खुद गर्म करो। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, औरत मार्च। और मैं जब ये बता रही हैं कि भाई औरत को खाना भी गर्म कर दो, भाई मर्द के भी ऐसे ही हैं, यकीन करें। मर्द बेचारा की मतलब बाहर से बताइए कौन कौन से काम है? मैं बताऊं, मैं तो पूरा कॉलम 8-10 कॉलम मैं मर्दों के हक में हूँ वैसे। अच्छा, वेरी गुड। ठीक, औरतों के खिलाफ नहीं, लेकिन मर्दों के हक में। सच्ची बात है। वो जो छत का पंखा साफ करना होता है ना, वो भी मर्द ने करना होता है। कोई शक वो कभी नहीं कहता कि भाई अब छत का पंखा खुद साफ करो, या छिपकली को खुद भगाओ, या गाड़ी का डेंट खुद निकलवा के लाओ, या इंजन पूरा याद है औरत मार्चिन है ना, एक एक बात याद है ना, ट्यूनिंग खुद कराओ। मतलब बातें पहुंच रही हैं। हाँ हाँ, मतलब अच्छी बात है ना। ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, औरत और मर्द जब कहते हैं ना, ये औरतें कहती हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक दें, भाई आप तो हमसे बुलंद हैं, आप क्यों बराबर आना चाह रही हैं? वाह, आप तो Very हमसे nice. हाँ पहले ही आप बुलंद हैं ना, हमसे ज्यादा। तो अब आप हमारे बराबर आएंगी ना, तो फिर गाड़ी की सीट जहाँ पे हम बस में बैठेंगे ना, साथ बैठना पड़ेगा। बराबर आएंगी तो फिर गाड़ी की छत पे जब हम सफर कर रहे होंगे, टायर के अंदर बैठे हुए ना, गाड़ी के ऊपर, बस के ऊपर, फिर आपको भी वहां सफर करना पड़ेगा। बराबरी क्यों चाह रही हैं? तो मैं तो ये कहता हूँ कि औरत पहले ही मर्द से बरतर है, तो वो कब जब बराबरी की बात करती है तो बेसिकली वो उस सतह पे आना चाहती है, नीचे आना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम जो मर्दों के काम है ना, आप यकीन कीजिए, आपने तो कहा ना कि वर्किंग वुमेन जब काम कर, अच्छा ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वर्किंग वुमेन, आपने कभी वर्किंग मैन नहीं सुना होगा। गोया मर्द नाम पे तो फ़र्ज है ना, उन्हें तो काम करना ही करना है ना, उन्होंने क्यों कही ऐसी वर्किंग। इतने मर्द जो हैं वो डिपेंडेंट है वाइफ्स पे, यानी उनकी बीवियाँ कमा रही हैं और वो घर संभाल रहे हैं, बच्चे वो संभाल रहे हैं, खाना वो बना रहे हैं। मर्द ये होटलों में जाएं, सारा खाना मर्द बनाते हैं। कपड़े सीने की बात आए तो सारी खवातीन जो हैं जब ईद के दिनों में जाती हैं तो सारे दर्जी मर्द बैठे हुए, उनको उधर कोई एहसास नहीं आता कि ये औरतों के काम है, यहाँ औरतों को मेरे आंसू निकल आएंगे, ना करें सर। और सबसे ज्यादा आपने ना टेलर की इज्जत करती है, हाँ, और तमीज से बात भी उन्हीं से करनी होती है। नहीं पता क्या, ये सारे काम डिवाइडेड हैं। आपने कुछ काम अपने जिम्मे ले, वो जो दरमियान में ये आता है ना, मैं अभी थोड़ा प्रोग्राम से पहले इनको बता रहा था, खवातीन जब वर्किंग वुमेन है ना, मैं लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इनकी बारी। आपने कभी लाइफ में ना बीवी से आप मर देते हैं ना, अंडे भी आ गए, ये फलानी चीज़ भी ले आए, चिकन भी ले आए, डबल रोटी भी ले आए, फलां भी ले आए, वो लाता रहता है, कुछ एक्स्ट्रा भी लग गई, ये वो कभी आपसे जिक्र नहीं करेगा कि कितने पैसे लग गए। नहीं, अच्छा यार लग गए होंगे। फिर आपने कहा जी बर्गर मंगवा दें, ऑर्डर कर लें, पिज़्ज़ा मंगवा दें, वो भी आ गया। किसी दिन औरत के पैसे इस्तेमाल करके देखें, यानी जो मर्द बीवी, मैंने एक दफ़ा वाइफ से 50,000 रुपये उधार लिए, मैं 2 लाख रुपए अब तक वापस कर चुका हूँ, 50,000 नहीं खत्म। नहीं वो तो भूल जाती हैं, भूल नहीं जाती, वो बार बार याद दिलाती हैं। वो देखो ना, तो मैं देता सी, जब लड़ाई हो रही होती है, वो मेरे कितने गए ना, 10,000 कितने गए, वो पैसे मेरे कहाँ गए? वो जो मैंने ईद पे जब आपके आप माशाल्लाह बच्चे होंगे आपके, ईद पे जब आपके बच्चों को ईदी मिलती है, आप बताएं वो बाप के पास जाती है कि माँ के पास जाती है? माँ के पास। हाँ, तो देखिए ना, और आपने किसी के घर गए हैं और आपने वहां ईदी देनी है, असूली तौर पे तो बनता है कि आपको, अगर आपके बच्चों को अगर 10,000 रुपए ईद मिली है तो आप वही उन्हीं में से पैसे दूसरे घर में भी बिल्कुल सर, मेरी लेकिन वो आपके पास रहते हैं, जबकि हस्बैंड को कहा जाता है इन्होंने दो जी, इन्होंने फलाने ने भी बिल्कुल। लेकिन मेरी अम्मा ये कह के लेती हैं वापस, हाँ। के दे दो, मैंने भी अगले घर जाना है, ऐसे वापस दे दो। नहीं, कभी वापस नहीं देती, वापस से नहीं होते। कभी बचपन वापस में जब नहीं आपको देती। मिलते थे ना जी, कोई रिश्तेदार 500 रुपए दे के जाता था,
तो मैं उसे कहता, मैं कहा जी ये ना दें आप प्लीज़, ये रख लें। कहने लगा क्यों? मैं कहा जी मैंने 20 रुपए मिलने ने सिर्फ। ठीक है ना, तुम मैंने नेट 20 रुपए दे बिल्कुल, अभी आपके सारे सवालों का जवाब मारिया बिल्कुल ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले चाहते हैं कि एक सॉन्ग सुन लें। और जो है अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, तो दिल दिल पाकिस्तान जो है उस हवाले से अगर आप कोई सॉन्ग सुनाएं तो प्लीज। जी प्लीज़। हो ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपनी हर हर तान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
हमारी आपकी तरफ आएंगे क्योंकि अख्तर नुहैस साहब से जो है बातों का सिलसिला जारी था। वुमेन्स की काफ़ी इन्होंने जो है बारे में बात करी। सबसे पहले इक्वालिटी की बात कर रहे थे, वुमेन्स की इक्वालिटी की बात है कि वुमेन इक्वालिटी क्यों मांगती हैं, वो तो बालातर है, मर्दों से ऊपर है, तो फिर वो इक्वालिटी क्यों मांगती हैं? अच्छा, हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे राइट्स हैं ना वो ही नहीं मिलते, ठीक है। इक्वालिटी के तो मैं कभी भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब हम नेचुरली चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं ना कि हमने ये नहीं करना, तो अननेचुरली चीज़ें गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाती हैं। जो काम बंदों ने करने वो बंदों ने करने, वही करें तो वो बेहतर है। जो ख़वातीन के करने वाले काम है वो वही करें तो आई थिंक वो बेहतर है। जब हम बंदों के काम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं ना, स्टार्टिंग में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाद में जाके आप ख़वातीन खुद तंग हो जाती, फिर इरिटेट हो जाएंगी, क्यों हमसे नौकरियां कराई, हम मेरा काम था मैंने काम किया। तो हम, क्योंकि हमें शौक है ना, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, तो तवाज़ुन रखना या बैलेंस रखना तो बड़ा मुश्किल है, हमने पहले भी जिक्र किया। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, लेकिन मेरा बंदों से, क्योंकि औरत मार्च निकली, वैसे मैं उसकी बिल्कुल फेवर में थी, पब्लिकली कहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सारे बंदों से ये है कि जब आप अंडरस्टैंड करें कि एक औरत की रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्पेक्ट, उसका फाइनेंशियली सपोर्ट, उसकी सिक्योरिटी, जब ये सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल है कोई एक्सेप्शंस होंगी कि जिसको बड़ा कोई शौक होगा कि मैं ये कर लूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लूँ, एक्सेप्ट कपल ऑफ लाइक 2% 3% ख़वातीन ऐसी होंगी। तो हम उस रूट कॉज को हमें कभी भी नहीं फिगर आउट करने की कोशिश करते या हम देखते कि असल प्रॉब्लम है क्या। हम कहते हैं कि बस ये करना चाह रही है, अच्छा अब वो देखें वो क्यों करना चाह रही है, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा, मेरा पिछले दिनों में एक वाकया हुआ, मेरे एक जानने वाला, उन्होंने कहा इसको बड़ा शौक है बाहर के काम करने का भी। भाई आपने उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखा है कि क्या उसके घर में कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम है कि जो उसके काम खुद कर सकता है? अगर नहीं है तो इफ शी इज नॉट गोना डू तो कौन करेगा? वो किसी बाहर वाले से तो नहीं कराएगी ना। बिल्कुल। तो हमें खुद समझने की ज़रूरत है। तो नेचुरली औरत और मर्द कभी भी वही बात है, आप कभी के बराबर नहीं हो सकते, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमें तो औरतों के बराबर हकूक दिए जाएं। मर्दों को निकलना चाहिए इस काम के लिए। उसकी वजह, मैं एक लाइन लगी हुई है मेरे पास इन चीज़ों की कि जो औरतों का हकूक जो हासिल है, कंप्लेन सेल बना हुआ है। नहीं, हम अब मुझे बताएं, एक हिरासमेंट का एक जो लॉ है कि आप ऑफिस में कोई ऐसा लिबास नहीं पहन कर जा सकते जिससे कोई खातून को कोई ऐसा हिंट मिले या उसको ये तकलीफ हो या उसको फील हो। अच्छा, भी खातून जो पहन के आ जाए ऐसा लिबास, अच्छा, मैं किसको जाके वो कहूँ कि मैं अपने बॉस को कहूँगी यार। इस पे भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कई वर्किंग एनवायरनमेंट्स में रिक्वायरमेंट देखी है कि आपने इस तरह तैयार होके आना है, आपने इतना तैयार होना है, आपने ऐसे कपड़े पहनने, ड्रेस कोड है उनका, ठीक बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये प्रॉब्लम देखी है कि वी आर सो ब्रांड कॉन्शियस कि अगर आपने उस जगह के ऊपर वो ब्रांड नहीं पहना या आपने इस तरह तैयार नहीं हो तो वो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करे। ये मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम हमारे, मैं वही कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम हमारे अंदर भी है, हमारे साथ भी इश्यूज हमारे साथ भी हैं, लेकिन हम उनको फिगर आउट या ट्रिगर नहीं करते। अच्छा मारिया, अभी आपने एजुकेशन की बात की है, माशाल्लाह उसमें भी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। कैसा देखती हैं आपके माइंड में एजुकेशन, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, वो क्या है? ये बड़ा डाइवर्स क्वेश्चन है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं इसको जिक्र कर देती हूँ। O लेवल्स, A लेवल्स, फिर पाकिस्तान का अपना निसाबी सिस्टम भी है, तो 3-4 सिस्टम यहाँ आपको पता है, अमेरिकन सिस्टम भी है और काफ़ी ज़्यादा सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। तो आपका माइंड, आपका सिस्टम जो एजुकेशन के आपके माइंड में एक स्केच है कि अगर मैं यहाँ हूँ और मैं इसको इस तरह का जो है इम्पोज करूँ तो क्या है वो? मैं ना इसमें एक बात ये कहती होती हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि अमीर है तो अमीरतर होता जा रहा है, तो गरीब है तो वो गरीबतर होता जा रहा है। जब हम O और A लेवल की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक क्लास है। आप उन बच्चों को मिलें, उनकी मेंटेलिटी देखें, उनसे बातचीत करें, उनका कंपैरिजन, आई डिड माई मैट्रिक, आई डिड माई FSC, हमारे लेवल पर उनके लेवल पे बहुत फ़र्क है। हमारी एजुकेशन और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में बहुत फ़र्क है। उनके टीचर्स का लेवल और हमारे टीचर्स का लेवल बहुत फ़र्क था। इसी तरह किसी FSC और A लेवल के बच्चों को बिठा के एक डिबेट करवा दे, आई थिंक A लेवल का बच्चा जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका एजुकेशनल एम्पावरमेंट एक बुक के साथ उन्होंने 50 बुक को इंटरलिंक किया होता है और बच्चों को फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो पढ़नी पड़ती हैं। फॉर्चुनेटली कहूँगी क्योंकि एजुकेशन नॉलेज है, जितनी भी हो जाए उतनी कम है। बिल्कुल ठीक है।
हमारा अगर OA लेवल की बात करेंगे तो फिर वो OA लेवल का बच्चा O के बाद A करेगा और उसके बाद पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आएगा, हाँ, ऐसे ही है। Exactly. He is out of ऐसे। country। ऐसे ही। ठीक है, ऐसे। वो कहेगा कि मैं ये सिस्टम में फिट इन नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पे A लेवल करने के बाद किसी स्कूल में यूनिवर्सिटी में नहीं लेगा, वो अपने आप को मिसफिट फील करता है। वो कहेगा मैं फिर वो FSC के बच्चे के साथ पढ़ूंगा। लेकिन मारिया, हम लोग अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं दूसरी ममालिक के लिए, हाँ, हम हाँ, अपने मुल्क ऐसे- के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा क्योंकि हम ऐसे एजुकेशन दे रहे हैं जिसे बच्चे का दिल करता है मैं यहाँ पे क्यों रहूँ, बिल्कुल। उसका ये दिल क्यों नहीं करता कि मैं यहाँ रह के ये सब क्योंकि करूँ? हमने अपने सिस्टम को खुद गलत कहा है ना। जब हम अपने सिस्टम को खुद गलत कहेंगे, अपने घर को खुद गलत कहेंगे, तो किस तरीके से हमारे अंदर अपने अंदर एक्सेप्टेंस आएगी? बच्चा तो वो होता है जिसके अंदर जो घर की रिक्वायरमेंट, जो एनवायरनमेंट होती है ना, वो मैटर करती है। फिर दूसरी बातें मैटर करती है। जब हम बिल्कुल। अपने घर में ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको तो मैंने O लेवल कराना है, उसके बाद मैंने इसको A लेवल कराना है, उसके बाद बाहर भेज देना है, फिर बिल्कुल। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा फिर आपके हाथ आए? बच्चा बिल्कुल। कभी आपके हाथ लेकिन नहीं सर मैं आएगा। आपसे बात जी, करना चाहती हूँ इस बारे में कि बच्चों को हम लोग ये सोच लेते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये हम ये सोच आजकल के बच्चों में, मैं भी शायद इंक्लूड हूँ इसी में, बच्चों में बच्चों में अच्छा, नहीं ठीक। आजकल में ठीक है। सर रिलेशनशिप जो है ना हाँ। पेरेंट्स के साथ वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा जैसे पहले था। स्ट्रांग तो आप देखें ना, आपने कभी सोचा था कि हम अपने वाले साहब को यार कह के बुलाएं? कभी भी नहीं। आपका आज का सोच बच्चा मेरे बाप को कह रहा होता है यार मैंने बाबा ये नहीं करना, यार पहले आता है, माँ को भी यही कह रहा होता है यार बिल्कुल। मामा आपने ये क्या कर दिया। बिल्कुल पहले वक्त, हमारे वक्तों में जब स्कूल में हम छुट्टी करते थे या कोई बात होती थी तो बाप मारता था, ऐसे है। अब बाप बचाने के लिए आया होता है। बाप कह रहा होता है कि भाई बच्चे को, माँ चीख रही होती है कि आपने इसे बिगाड़ दिया। बिल्कुल। अब स्कूलों में हमारे टीचर हमें, अगर टाट स्कूलों में हम लोग पढ़े हुए गवर्नमेंट के स्कूलों में, तो वो हमें मारते थे और घर आके हम बताते थे तो अब्बा जी 2 थप्पड़ और लगाते थे कि तू कुछ कीता होना तो तेन कुटिया होना। आज एक टीचर घूर के देख ले तो बाप और माँ पहुंचे हुए होते हैं स्कूल में कि बुलाएं जी हमारे बच्चे को इन्होंने क्यों घूर ऐसे के ही है। देखा। True। ये इतना सख्त हमने स्ट्रिक्ट माहौल कर दिया। और बच्चों का जो आपका कहना है जी कि बच्चे माँ बाप से कहा, एक घर में आप दाखिल हो ना, अगर उसमें 10 बंदे रहते हैं, बच्चे माँ बाप ये सारे, और आप उस 10 बंदों वाले घर में दाखिल हों पीक टाइम में, यानी आप रात के 7 बजे या 8 बजे दाखिल हों और आपको पता चले पिन ड्रॉप साइलेंस है घर में, इसका मतलब पता क्या होता है? इंटरनेट के सिग्नल फुल आ रहे हैं। क्योंकि 10 बंदे इसी सूरत में चुप बैठे होंगे, सिग्नल फुल आ रहे हैं, हर एक ने अपना एंड्रॉइड खोला हुआ है, वो लगा हुआ है, ठीक ऐसे ही है। है। जब आपने सारा कोई बच्चों को ले आए, आप ये आ गई जनरेशन हमारी जो घरों में इंडोर जनरेशन आ गई ना। फुटबॉल, हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहने लगे कि मैंने रोजाना मैं यार 2 घंटे गेम खेलता हूँ फुटबॉल, तो फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। मैं कहा यार ये तो बड़ी अजीब गल है कि 2 घंटे जो बंदा रोज फुटबॉल खेले उसको तो स्लिम होना चाहिए। बिल्कुल। कहने लगे नहीं यार फिर भी ये देख लो पेट निकलता आ रहा है। उनसे पूछा मैंने कहा कहाँ खेलते हैं? कहते जी मोबाइल पे खेलता हूँ। जब आपका सब कुछ गेम से लेकर आपकी पढ़ाई तक सारा वो मोबाइल पे आ गया, उसके बाद बच्चों की इंटरेक्शन नहीं रही तो बच्चों ने माँ बाप के साथ क्या करना है? लेकिन सर पेरेंट्स को भी तो देखिए ना, पेरेंट्स वो भी तो आ गए ना, एंड्रॉइड पे आ गए पेरेंट्स। ऐसे ही है। और पेरेंट्स को मैंने एक हमारा आर्टिकल एक फेसबुक पे थोड़े दिन पहले चल रहा था, वो ये था कि पेरेंट्स को भी एट टाइम बच्चों के बारे में पता फेसबुक के थ्रू चल रहा होता है। ये इधर गया, हाँ कह के इधर गया था, चला उधर गया, वो चेक इन हुआ होगा। इतना हमने अपना कम्युनिकेशन मोड, एक कमरे में बैठे हुए हर एक के पास गैजेट्स हैं, अपना अपना लेके बैठा होगा और बहुत कम आप देखेंगे कि इंटरेक्शन में आएगा, खामोशी होगी कमरे के अंदर। वही आप वाली बात कि कोई आपस में बैठते हुए भी हम डिस्कशन ऐसे ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आवाजें उस वक्त आती हैं जब पता चलता है डिस्कनेक्ट हो गया है या जैसे लाइट हाँ, चली गई है, बिल्कुल। तो ऐसा सब आ मतलब जाते सारे हैं। उठ के कमरे च आ जाते हैं। सर बचपन की टीचर्स याद है, और सब जिस टीचर से सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो टीचर याद है आपको? हमारे बहुत सारे टीचर जी, सारे किससे मार नहीं पड़ी? वो तो मार तो मस्ट होती थी ना उस दौर में, टीचर से मारना पड़ना ये कोई बात है? और ना कोई इस बात को फील करता था भाई मार पड़नी पड़नी है, उसमें कोई मसला। हमें वो टीचर अच्छा लगता था जो कम मारता था। यार 10 डंडे मारता है, 2 मारता है, ज्यादा अच्छा है। मतलब हमारे जो हाशिम खान साहब थे हमारे टीचर, आगा साहब थे हमारे टीचर, और भी बहुत सारे टीचर, एक कईयों से मुझे अब भी मुलाकात होती है। वो जो हमें मारते थे ना, मजे की मैं आपको बात बताऊं, देखिए कितना नॉलेज आपके ज़हन में आता है। ये हमारे एक दफ़ा डिस्कस हो रहा था, मेरा ख्याल है शायद 5वीं या 6वीं की क्लास थी, कि कवि का क्या मतलब है। अच्छा मास्टर साहब बारी बारी क्लास में सबसे पूछते थे, हाँ भी कवि, उन्होंने कहा जी अपना कव्य दी मोहनस होंगी है कवि था, और डंडा मारे अगले से, वो भी गलत बता रहा है। अच्छा मैं अब आराम से बैठा हूँ क्योंकि मुझे आता था इसका मतलब इंतहाई सुकून से। वो जब 15-20 स्टूडेंट के पास बाद वो मेरी सीट पे आए, डेस्क पे आए ना, कहने लगे हाँ भाई कवि का क्या मतलब है? मैं कहा जी अदाकार कवि। वो फिर उन्होंने वो
मजीद मारिया। अच्छा, लेकिन उस मार के बाद जब उन्होंने बताया कि कवि का मतलब है ताकतवर, तो ये अब कोई ज़हन से मेरे निकाल के दिखाए। Very जो good. नॉलेज अब हासिल हुआ ना इस बात के नतीजे, उस दौर के आप पढ़े लिखे, आपको उंगलियों पे बताएंगे, वो आप हजारों का हिसाब करवा लें। ऐसे ही है, ठीक है ना। Very true. जिन्होंने टेबल्स याद, तो टेबल्स हो गए, हमारे दौर में ये पहाड़े होते थे। ठीक है ना। उर्दू देख लें उस दौर के बच्चों की। आइंदा आने वाला जो दौर है ना जी, ये मैं बात बार बार कहता हूँ, आने वाले दौर में सबसे पढ़ा लिखा बंदा वो शुमार होगा जिसकी उर्दू ठीक होगी। ऐसे ही है। जो nice. हमारे यहाँ ऐसे पहले अंग्रेजी का जो म्यार होता था ना, अंग्रेजी का जो लेवल था, वो अब उर्दू का लेवल बनता जा रहा है। हमने कभी उर्दू की ट्यूशन नहीं पढ़ी थी, बल्कि उर्दू का जब पेपर होता था उससे पहले हम इमरान सीरीज पढ़ते थे कि यार कल दा पेपर से बड़ा आसान है, हम नावल पढ़ने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चों को आपको उर्दू की ट्यूशन लगवाना पड़ती है। बच्चे को आप कहें ना बेटा 65 नंबर चैनल लगाओ, कहता है वो कीड़ा होता है, बाबा इंग्लिश में बताएं क्या नंबर है। वेरी ट्रू। तो ये जो चेंजिंग्स आ रही है ना, अच्छा, जैसे इंग्लिश भी बड़ी अच्छी सिखा रहे हैं कि हाँ। खाना खा लिया चलो हैंड वॉश कर लो, आधी उर्दू आधी इंग्लिश। उसको पता ही नहीं है कि उसने हैंड वॉश कर लो, कोई इंग्लिश भी मुझे बताए ना, उतना जुमला ना जितना है वो। हमारे एक काम करने वाली आती है, वो उस दिन कह रही हो मैं हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। उसका हस्बैंड है, तो वो भी साथ ही हमारे ड्राइवर है वो। तो मैंने कहा वो कल भाई तुम आई नहीं। सर जी कहती मैं अपने हब्बी नाल गई हुई सा। मैं क्या हब्बी नाल? ठीक है ना? अच्छा, फिर एक और लफ्ज चला हुआ है, ब्रदर होता था, ब्रो हो गया। थैंक्स ब्रो। हमारी वो कहने लगी, जो काम करने वाली है, कहने लगी मैंने कहा ये तुम्हारे बच्चे जो हैं ये क्यों नहीं, इनको नहलाती क्यों नहीं हो? तुम्हें कहा भी था इनको साफ सुथरा। भाई कहते इन्हों की केयरलैसियां तुम्हें बड़ी ताकत। केयरलेसियां। जब आपने डाल दिए इस सारे बिल्कुल। अब एक आम औरत को भी पता है, मोहल्ले में काम करने वाली मासी या गरीब औरत जो भी है, कि टेंशन एक चीज होती है। तो जिन्होंने टेंशन ना दो, बंदे से लड़ाई होगी, वो ये लफ्ज यूज करती। तो हमारे आम जो है ना, ये समझ लिया गया कि अगर हम कहेंगे ना हाथ धो लो, ये बड़ा awkward सा लगेगा। हम पंजाबी से भी भागने लग गए हैं। हमारी मादरी जुबान है, पंजाबी में क्या खराबी है अभी? सर आप सराइकी हैं? नहीं, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, इलाका मेरा सराइकी, मुल्तान पंजाबी सराइकी सारे। तो भी सिंधी बोलने में क्या एतराज है? पश्तो, पंजाबी, ये जो सारी हमारी मादरी जुबानें हैं। एक स्कूल का आपको पता होगा, उन्होंने तो ऐलान किया था कि यहाँ पंजाबी कोई नहीं बोलेगा बहुत सारे पिछले दिनों। ठीक है ना। अच्छा, इसलिए कि बुरा समझ लिया गया ना पंजाबी को। हमने समझ लिया कि ये जुबान क्यों वाई पंजाबी क्यों बुरी। और सर इंग्लिश के करीब तरीन अगर कोई जुबान है तो वो पंजाबी है। बिल्कुल। पंजाबी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सूफिया कराम की जुबान थी, बुल्ले शाह हो गया, सब ने, ये आज की जुबान नहीं, बड़ी पुरानी जुबान है। गाना सुनते हैं इमरान नियाजी साहब से, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम में गाने का वक्त हुआ चाहता है और आपसे बिल्कुल आपकी बिल्कुल जी पंजाबी आपको सुनाते हैं जी। अच्छा। देसी बीट ते कुड़ी गलती नचे, देसी बीट ते कुड़ी गलती नचे, देसी बीट ते। बहुत ज़्यादा इमरान, बहुत ज़्यादा। अच्छा नुखैज़, आपका हमेशा से जो है ना काफ़ी बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो इंटरेस्ट में होते हैं, हमेशा दिलचस्पी का जो है बायस बनते हैं। तो मैं आऊँगा अपने शायकीन को बताता चलूँ कि इसके बाद जब आएंगे तो इनका एक लेटर वाला किस्सा जो बड़ा मशहूर है, इनसे पूछेंगे। और अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ अपने मेहमानों का फिर एक मरतबा फिर तारुफ करवाते चलें। गुले नखेज़ अख्तर साहब मौजूद हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और उन्होंने 10,000 से ज़्यादा जो है स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। इसके साथ साथ मारिया तौकीर साहिबा हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और अभी आप उनकी गुफ्तगू सुन ही रहे हैं। और इमरान नियाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके गानों के साथ साथ आपने उनका डांस भी देखा और अभी उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। ब्रेक से जाने से पहले हमारी बात हो रही थी नखेज़ से जिनसे हम लेटर एक ख़त का किस्सा पूछना चाह रहे थे जो बड़ा मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि मतलब फिर अपने शायकीन के साथ पहले तो मैं आपको इतराफ़ करूँ कि इमरान नियाज़ी साहब की आवाज़ इतनी अच्छी है, यकीन करें मुझे मज़ा आ गया इनका गाना सुन के। अब इनका नाम ऐसा है कि मैं क्या कहूँ ठीक है ना। ये कई जगह इख्तलाफी भी आपको नोट सुनने को मिलते होंगे, कई जगह हक में सुनने को मिलते हैं। लेटर का किस्सा ये है जी कि मेरा नाम जो है ये है कोई 25-30 साल पुरानी बात। ये उस वक्त ये मोबाइल नहीं होते थे, तो जो फ़ैन थे वो अखबार में कोई तहरीर पढ़ी तो वो ख़त लिखा करते थे। एक कोई कराची के साहब थे अपना पिंडी के, उन्होंने मेरी तहरीरें पढ़ी, तस्वीर तो साथ होती नहीं, वो समझे मैं लड़की हूँ। अब उन्होंने मुझे ख़त लिखने शुरू कर दिया ना और ख़त भी ऐसा कि उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का जिक्र नहीं, वरना मैं ही समझ जाता कि यार ये गलत समझ रहे हैं मुझे। उनका ख़त आया, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, नहीं आपकी तहरीरें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा। मैंने कहा, मैंने जवाब में लिखा, मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अब फिर उनका ख़त आया, क्या आपसे दोस्ती हो सकती है? अच्छा, अब इसमें कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं ना कि मैं समझूं कि यार वो मुझे क्या समझ रहे हैं। मैंने भी जवाब लिख दिया, मैं कहा हो सकती है। इत्तेफाक अब इसमें भी कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं। उनकी तरफ से ख़त आते थे, छोटा छोटा जवाब मैं दे देता था। ख़त आते वो पक्के होते थे। एक दिन उनका ख़त आया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हालात कितने ख़राब हो गए। कहने लगे अपना ख़त आते गए उनके, मेरी तरफ से कोई 2-3 खतूत जवाबी मैसेज भेजने में मुझे ताख़ीर हुई। तो उनका आया, एक लेटर आया कि तुम नखरे बहुत करती हो। अच्छा करती हो? मैं समझ गया, मैं कहा इसके साथ भी वही हुआ जो दुनिया के साथ। रमज़ान के दिन थे तो हम लोग क्या करते थे, बच्चे हम लड़के ही थे जारी बात, तो हम शेव बढ़ा लेते थे और 27वीं की रात अमूमन अक्सर होता है ना कि बच्चे शेव करते हैं। शेव बढ़ी हुई थी जी, जिस तरह नौजवान की इनकी तो प्यारी है ना, मैंने तो और ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मैंने उसी हालत में स्टूडियो गया, एक तस्वीर बनवाई। अच्छा। और वो कुछ भी पीछे मैंने नाम लिखा और उनको मैंने भेज दी बगैर कुछ और लिखे। उनका जवाब मुझे आया जी, अर्जेंट मेल से जवाब आया। और वो जो लाइन लिखी हुई थी, वो जो आप पूछ रहे हैं ना वाकया, वो इसकी पंच लाइन पीछे लिखी ऐसी, सूफी तरह कख न रवे मैं तो मां भी राजी कर लिया। तो नाम के हवाले से तो ये भरे पड़े हैं जी जो लोग हैं। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, वसी शाह। हमने ज़िंदगी का एक तवील सफ़र इकट्ठे काटा है, अल्लाह ताला ने उन्होंने बहुत इज्जत दी हुई है, शायर बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अर्सा पहले मुझे कहने लगे यार जब तक मैं तेनों मिलिया नहीं सी ना, मैं तेनों औरत समझता रहा। मैं कहा यार मैं तेनों मर्द समझता रहा। देखो ना, दोनों ही गलत साबित हो गए, हो जाती है इंसान से गलती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मारिया, ये तो गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता है चलता ही रहता है। आप अब ये बताएं कि एजुकेशन की बात कर रहे थे, स्पेशली ओ लेवल ए लेवल की भी बात कर रहे थे, कैसे किस जगह पर किस स्टेज पर अभी आपने बात की थी इंडिपेंडेंट, ए लेवल्स के बाद जब बच्चे हाथों से निकल जाते हैं तो ओ लेवल के बाद भी बच्चे जो है वो खुद ही तौर पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर ए लेवल के बाद, या अभी ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि बेसिकली रिलेशन जो है ना पेरेंट्स का और बच्चों का वो कम होता जा रहा है, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अभी नुखेस भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया में है, हमें जब पिन ड्रॉप साइलेंट है। एक सॉरी मैं बात की आपकी काट रहा हूँ। एक तो आप जेहन में रखिए कि ए लेवल या ओ लेवल के बाद बच्चे हाथ से नहीं निकलते, बच्चे शादी के बाद हाथ से निकलते हैं। चले ये मारिया से पूछते हैं कि कब हाथ से निकलते हैं। अच्छा, इस तरह है कि मेरा तो ख्याल है कि अगर पेरेंट्स इंटरेक्टिव है ना बच्चों के साथ और उनकी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं और घर में आइसोलेशन का एटमॉस्फेयर नहीं है, या हम ये समझ लें कि अच्छा ये तो दोस्त बहुत अच्छा है, उसके साथ जा रही आ रही है, कोई बात नहीं, ये तो लड़का बहुत अच्छा है। ये जो ग्रोइंग एज है ना, जिसको मैं कंसिडर करती हूँ, जिसको हम टीन एज कहते हैं, जो स्टार्ट होती है 15 से और आती है आपकी 19 तक, ये बहुत डेंजरस है। ठीक है, इसमें माओ का एक अल्लाह ताला की तरफ से एस्पेक्ट बड़ा एक काइंड हार्टेड और एक बड़ा रहम दिल और अल्लाह ताला ने ये डाला अब इंसान। जो पेरेंट्स का है ना, जहाँ मेरा माओ से इख्तलाफ है कि आप
वो जो गैप क्रिएट कर देती है ना बच्चों और बाप के दरमियान में, चीज़ें कवर करने वाला, नहीं नहीं पापा को नहीं बताना, नहीं नहीं बाबा को नहीं बताना, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। शुरू में इनिशियली तो ये बड़ा एक फैंटेसाइज्ड लगता है और चीज़ें कवर भी हो जाती है, 2-4 चीज़ों में माँ बच्चे आपस में एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाता है, लेकिन लॉन्गर रन में जाके वो चीज़ें एक डिज़ास्टर की सूरत इख्तियार कर देती हैं, क्योंकि नेचुरली फादर्स का कंपैरेटिवली एक्सपोजर जहन बड़ा ब्रॉड होता है, वो बाहर फिरते हैं, वो चीज़ों को इतना एमिकेबली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो माएँ नहीं कर सकती। पार्डन नहीं, जो खवातीन कहेंगे क्या लड़ने बैठ गई है, लेकिन मैं अब प्रॉब्लम जो मैंने ये देखी है कि बेटियों का कोई इशू है तो माएँ कवर कर दी, अच्छा ठीक है छोड़ दो जो चली जाओ, फ्रेंड के बाद पापा के आने से पहले, भाई के आने से पहले तुम आ जाना। अब वो क्या होता है, वो इतना हम हैबिचुअली स्लोली इस चीज़ को इरेजुरेट कर चुके होते हैं कि लड़कियों का वापस आना या लड़कों का वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने देखा है कि माओं को नहीं पता, बच्चियों में एक स्पेसिफिक स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है, कि माओं को नहीं पता कि बच्चियाँ रात में घर हैं, बेटे घर हैं, क्योंकि को एजुकेशन है, बेटियां कितने बजे मोबाइल पे हम बंद करके सो रही हैं। आपने अब देखे व्हाट्सएप का इतना ज़माना है, फेसबुक का, ट्विटर का, कि लास्ट सीन बंद है, पेरेंट्स को नहीं पता बच्चे कब सोए, कब किससे बात हुई, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये आई एम सॉरी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा जो है ना मोबाइल फ़ोन है। मौलाना तारिक जमील साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ये वो ये जो हमने शैतान हाथ में रखा है ना, असल में ये सारी बीमारियों की जड़ है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इतना इसके अंदर घुस चुके हैं कि इससे हमारा निकलना और कम बैक होना बहुत मुश्किल है। जो आपका क्वेश्चन कि वो ओ लेवल है या ए लेवल है, आई एम सॉरी, ये ओ लेवल के बच्चे का भी जहन ए लेवल क्या आपके मास्टर्स के इक्विवेलेंट चला गया है, क्योंकि वो हमारी सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसमें हमारा उनको रोकना पॉसिबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से सिंपल एज एन एजुकेशनिस्ट ये है कि कम क्रिएट करेंगे आप बच्चों के दरमियान में और अपने दरमियान में लुक आफ्टर करें। आपके पास अगर फेसबुक का अकाउंट है, आप खुद भी देखें कि बच्चा अगर बैठा है तो क्यों बैठा और कितनी देर के लिए बैठा है, जबरदस्त, ये बहुत जरूरी अच्छा, है। सर इसी के ऊपर मैं लिंक करूंगा, ए लेवल ओ लेवल, आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुना कि इन बच्चों ने टॉप किया हो। मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। अभी मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं ना, आप पिछले दिनों आपने देखा नहीं, मैट्रिक के भी आए, एफए के भी आए, उससे पहले मैट्रिक के थे। बच्चों ने मतलब 1100 में से 2500 नंबर ले ले, ठीक है ना जी, ऐसे यानी किसी के नंबर है ऐसे कुछ 20-25 नंबर कम है, बाकी जेन तबाह हो गया। मैंने 9 नंबर कम थे सर हमारे, देखिए टॉप करने वाले के, हाउ इज इट पॉसिबल। हमारे तो हमने तो ये ग्रेड सुने नहीं थे, नहीं सुने। फिल्म में मोहम्मद अली भी आके ये नहीं बताता था माँ मैंने ओ लेवल कर लिया, तो पास हो गया, सिर्फ इतना ही कहता था माँ मैं पास हो गया, ये भी नहीं पता कि कौन सी डिवीजन ली है पोजीशन, माँ मैं पास हो गया। ये ए लेवल ओ लेवल ये सारा सिस्टम तो चल पड़ा, लेकिन ये बच्चे भी जिन्होंने मैट्रिक में आज देखें आप, जिन्होंने टॉप किया या पिछले 5 साल पहले जिस बच्चे ने टॉप किया था उसके बाद कभी नाम सुना उसका कि उसने एफए में या ए लेवल में ओ लेवल में भी उसने टॉप किया हो? नहीं सारे। ये तो 5 सवाल हैं जो अगर आपने पूरे साल में 5 सवाल याद किए हैं और कोई किताब नहीं पढ़ी तो आप मैट्रिक में टॉप कर देंगे, और अगर आपने सारी किताब पढ़ी और वो 5 सवाल नहीं पढ़े तो आप फेल हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं चाहूंगा तालीम और इल्म के ऊपर आप बात कर रहे थे, ये जरा थोड़ा सा इसको इस पहलू को भी थोड़ा सा रोशनी डाल दें। तालीम ये है कि आपको बताया जाए किसी चीज़ के बारे में, मतलब एथोपिया एक शहर है, मसलन रोम एक शहर है, मसलन ये मिस्र है, फ़िरौन है वहाँ पे, उसकी मम्मी है, ये तालीम हो गई। लेकिन जिस दिन आप मिस्र पहुँचेंगे और आप एहराम मिस्र देखेंगे, हाँ पिरामिड देखेंगे, आप जहाँ फ़िरौन की मम्मी देखेंगे, फ़िरौन के पापा को भी देखेंगे ठीक है, तो देन ये आपका इल्म हो गया। सूरज आप देख सकते हैं, ये आपका इल्म है। इल्म जो है वो बहरहाल तालीम से ज़्यादा पढ़ा है। तालीम तो एक अशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि ये जो डिग्रियां ना ये रसीदें हैं कि आप कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, पैसों के ज़्यादा ये जितना पैसे आपने लगाए हैं ये उनकी रसीदें हैं। इसीलिए ये हो रहा है कि आजकल आप प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता होगा, आजकल कंपनीज में आपका वो पूछते ही डिग्री पूछते ही नहीं, सिर्फ जुबानी पूछ लेते हैं। मतलब आपने कहा मैंने मास्टर्स किया हुआ है, उन्होंने कहा ओके काम करें, क्योंकि स्किल के ऊपर आपको जॉब मिलती है, आपको डिग्री के ऊपर तो मैंने नौकरियां मिलते नहीं देखी हैं। बिल्कुल, द मोर यू आर कॉन्फिडेंट, प्रेजेंटेबल। मारिया, आजकल ये भी है कि जब आप कहीं जॉब लेने जाते हैं, आप अंग्रेजी में अच्छी बात कर लेते हैं ना, वो आपको रख लेते हैं। हाँ ऐसे ही है। मैं आपको तो बहुत ऐसा होता है
मैं अपना एक ये पर्सनल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, मैं वही शेयर करने लगी हूँ ऑन एयर कि मैंने अभी तक अपनी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट नहीं ली है। मुझसे कभी किसी ने मांगी नहीं है। मुझसे कभी कोई कहेगा कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट दो नहीं ऐसे ही है, आप ऐसे देखें ना ही है। लड़कियों को देख लें आजकल, वो कभी कहा ही नहीं किसी ने कि ट्रांसक्रिप्ट इट इज बच्चों में ये complex फलाना, आ गया है इस उन्होंने चीज़ को इंग्लिश लेके। में ऐसी, पंजाबी भी इंग्लिश में बोलती हैं True। ऐसी खैर गए सी ते सानू हाँ जी बिल्कुल। हम इन्हें के पराठा बनाया, ठीक है हुन पता बच्चों भी है तो पंजाबी तो बोल लो तुसी। लेकिन फिर इसकी वजह से दूसरे लोगों में बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। बिल्कुल। हाँ। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े होते हैं ना, तो वो अपनी सोसाइटी में हम उनको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। ऐसा है या नहीं है? वो बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, वो जिंदगी के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं जिनको आप कह रहे हैं ना सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये वो बच्चे जो आप ए लेवल ओ लेवल के बता रहे, जाहिर बात है मैं इस तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी तालीम है, हर एक को बिल्कुल, हासिल ऐसे करना इसका हक है हर एक का, वो ए लेवल करे या ओ लेवल, उन बच्चों में भी बहुत ज़हीन है। लेकिन इन बच्चों को डिग्रेड नहीं होते देखना चाहिए कि आप कहें कि जी जिसने एफ या FSC सब वो डिग्रेड नहीं होते, हम उनको करते हैं। नहीं वो भी नहीं होते, हम उनको मैं आपको कहते बता, आप किसी दिन बैठ के देख लें, इन बच्चों से बात करके देख लें, वो इंग्लिश ज्यादा हो सकता है अच्छी बोलते, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो नॉलेज, मेरे एक दोस्त है जी, उस बड़ा माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, तो एक दफ़ा मैंने उसके बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आपके पास अगर 500 रुपये हों और आपके पापा भी ना करीब हो, कोई भी ना करीब हो, तो आप कैसे ज़िंदा रहेंगे? कहने लगा अंकल मैं तो बड़ा मसला हो जाएगा, मैं तो मर जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा अगर आपके पास 200 रुपये हों फिर आप कैसे? कहने लगा फिर सवाल ही पैदा नहीं, मैं तो 500 में नहीं ज़िंदा रह सकता। आप यही सवाल किसी FA पढ़े हुए बच्चे से पूछें या किसी लोकल बच्चे से पूछें, उसको पता होगा कि लाहौर एक ऐसा शहर है जहां 10 रुपए में भी जिंदा रहा जा सकता है, जहां बगैर पैसों के भी ऐसी जगह मौजूद है जहां पे आपको खाना मिल जाता है, बिल्कुल लंगर मिल जाता है। बिल्कुल। ये लंगर का कॉन्सेप्ट ये पूछें ए लेवल के बच्चे से, उसको नहीं समझ आएगी लंगर क्या होता नहीं, है। वो असल में वो भी एक स्पेसिफिक वही बात है, क्लासेस की बात है ना, हम स्पेसिफिकेशन में आते हैं तो हर तरह के बच्चे को अकॉर्डिंगली उसके Yes। सर्वाइवल हाँ। एस्पेक्ट्स का पता होता है कि उसे कहाँ किस तरीके से सर्वाइव करना है। बिल्कुल। तो ये हमें यही बात है, यही मेरा कंसर्न होता है कि अगर एक सैलरीड बंदा है ना, उसको ये पता है कि उसने अपनी एक स्पेसिफिक Yes। जॉब या उस तनख्वाह के अंदर उसने महीना कैसे गुजारना बिल्कुल है। ऐसे। एक बिजनेस कम्युनिटी का बंदा है, उसको ही इज ओके, वो अपने बच्चों को पार्टी पे भी ले जाएगा, वो मुल्क से बाहर भी ले जाएगा, वो उसको पता है कि मैंने उसको बिल्कुल। ओवरकम कर लेना है। तो ये तो फिर हमने तो क्लासिफिकेशन तो हर जगह पे ये मौजूद है। अभी आप बता रही थी ना कुछ जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आपने कहा कुछ मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है हाँ, और बड़े पावर अच्छे कपल जिनको कहते हैं। हाँ। हाँ। ये ऐसे कपल जो होते हैं ना, इनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं होता। यही घरों में लड़ाइयाँ करवाते हैं, यही घरों में लड़ाइयाँ करवाते हैं। यानी आप किसी मैंने जगह पर अच्छे गए, लोग भी देखे, मैंने बहुत अच्छे लोग हाँ, नहीं, मैं बात बता- एग्जैक्टली किसी पार्टी में आप गए हैं ना, कोई वहाँ पे डिनर है या कहीं आप गए हैं, तो आपने देखा सब मियाँ बीवी जो हैं सदके वाली जा रहे हैं एक दूसरे पे, और वो भी हंस रहा है और वो भी उसको कह रही है। अब जो बाकी सारे बैठे हुए ना, वो कोणियां मार रहे हैं, देखो ए होंदा जे ये वो तो देखो ये तो सलीम अपने भी आएगा लेवल ना, पे तुसी भी- तो कुछ वो घर जाके लित्रो लित्री हुए होते हैं। आपके सामने फेसबुक पे भी आप ये देख लें, बहुत सारे लोग, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, अगर वो अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं तो वो अगर हंसी खुशी बैठे हैं हाँ। तो वो लगेगा फिर लोगों को कि बस यही दुनिया इनकी, ये ना ही लड़ेंगे इसीलिए इनकी तो ऐसा नहीं फेसबुक को है। फेक बुक ये इसलिए कहा जब ये जाता है। जब ये जब मियाँ बीवी आता है ना, हस्बैंड की तरफ से, मेरी जान जिसकी आज सालगिरह है उसके बगैर मैं अधूरा हूँ, हाँ, ये तो खामद इचरे से लॉग इन होता है, बीवी पत्तों की बैठी होती है, ठीक है ना, बज़ाहिर शो करवा रहे थे और पता चलता है कि वो 3 साल हो गए अलहदा हुए। बिल्कुल और ऐसे। अब वो देखने वाले को यही लग रहा होगा कि ये कितना फैंटेसाइज्ड हाँ। कपल है, कितनी इनकी इंटरेक्शन है, और कितना ये तो हमारे अपने माइंड सेट और माइंड गेम की बात है। तो परसेप्शंस तो हर जगह पे ही है ना। ये पता है मसले कब होते हैं? एक लड़का और लड़की जब शादी से पहले मिलते हैं ना, हाँ। खाना खाने गए, आइसक्रीम खाने गए, कॉफी गए, ग्लोरिया जीन्स गए, वो क्या करते हैं कि वो बेहतरीन ड्रेस में आ रही है लड़की, बिल्कुल बेहतरीन मेकअप किया, बाल शाल बनाए, लड़का भी बेहतरीन है, पता चले लिवाइस दी शर्टा पा के आ रहे हैं, बेहतरीन है, शर्ट एंड टाई दी, और वो भी बेहतरीन होलिये में आता है। जब होती है इनकी शादी, वो इस चीज़ से नाबलद होते हैं, उन बेखबर होते हैं कि यार एक लड़की ने सो के उठना है अगले दिन, उसने मेकअप नहीं किया होना, उसके बाल बिखरे होने हैं, बिल्कुल मुंडा भी उठेगा तो ਉਹਦਾ ਤੇ हाल और पैड़ा होया होना ना, ठीक है। बिल्कुल। वो जब देखते हैं ना, वो कहते हैं ये क्या है, हाँ। ये तो बड़ा हमने फैंटेसाइज किया था कि ये इतनी खूबसूरत थी। वो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने क्या हुआ शादी की अगले दिन ना, उन्होंने शोर मचा दिया, कहने लगे ये घर की मासी जो है, ये मेरे अपना ये नई मासी जो रखी है, ये तो मेरी बीवी के जेवरात चोरी करके जा रही है। वो माँ ने कहा क्यों? कहने लगा ये देखो इसने पहने हुए हैं। उन्होंने क्या
तेरा बेड़ा ताल तेरी बीवी ऊँट हो गया ये वही है राहत अली। बिल्कुल। सर जरा बताइएगा, आपकी शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, अवार्ड भी मिले उन्हें, आप उनके बारे में भी थोड़ा मैं बताइएगा। वो इत्तेफाक से वो सारी शॉर्ट फिल्म वो संजीदा मौज़ूआत पे हैं। जी बिल्कुल। जिनमें से एक अमेरिका में बनाई गई थी, उन्होंने हमारे अदाकार होते थे नन्ना मरूम, बिल्कुल। हाँ, उनका बेटा है अच्छा, रफ़ी उसका नाम है, और उन्होंने बनाई वहाँ पे अमेरिका में, बड़ी शानदार वो थी, फर्स्ट हैंड फिल्म का नाम था, और वो उन्होंने वहीं को 200 साल पुरानी जेल माहौल जो था उसका वहीं उन्होंने क्रिएट किया। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे, मतलब एक औरत जब घर से निकलती है काम करने के लिए, उसको बाज़ार में किन किन मसाइल का सामना है, बड़ा कच्ची किस्म का ये मौजू है, इसको बगैर विदाउट एनी डायलॉग, यानी म्यूट है सारी माइम, ये है। और सर इतनी स्क्रिप्ट लिखी है, कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो होता है आपको अपील कर जाता है और आप चाहते हैं कि ये बार बार मेरी आंखों के सामने जो है ये आए? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हाँ, मुझे मेरी एक फ़िल्म है, अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पे वो पड़ी हुई है, उसका नाम है खट खट। खट खट। ये कोई 1.5 घंटे की टेलीफिल्म है, बहुत बड़े चैनल पे चली थी, और ये अगर आप देखें तो ये मुझे हमेशा से ये हांट करती है, ये स्टोरी और ये फिल्म। बेसिकली वो फिल्म आपको लगेगा जैसे हॉरर मूवी है, लेकिन वो हॉरर है नहीं, उसके अंदर एक अजीब सा मैसेज है, वो जब आप देखेंगे तो आपको उसकी समझ आएगी। अच्छा सर, आपकी एक बुक है टाइम टाइम फिश, हाँ जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या है? ये मेरी टोटल 10 किताबें जी। हैं, और उनमें मिजाह की किताबें ज़्यादा हैं, अफसाने भी हैं, नावल भी हैं, रिसर्च का काम भी है। ये टाइम टाइम फिश जी उर्दू का पहला मज़ाहिया, हो सकता है इससे पहले भी कोई लिखे गए हों, लेकिन मैंने बाकायदा जो समझता हूँ वो ये नावल है जी, पूरा नावल है टाइम टाइम फिश उर्दू का। और ये अगर आप नेट पे देखें तो अब तक मेरा ख्याल है इसके कोई 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने रीड किया हुआ है। एक होता है ना कि सिर्फ व्यू किया हुआ, रीड किया हुआ। और टाइम टाइम फिश बेसिकली एक स्लैंग है कि आप जैसे हम कहते हैं ना मुकमका, तो मुकमका डिक्शनरी में नहीं टाइम मिलेगा टाइम लफ्ज़, फिश। ठीक है ना। टाइम टाइम फिश ये क्या है यार, मैंने कुछ भी नहीं हुआ, कोशिश बड़ी की, कुछ नहीं हुआ, तो एक स्लैंग सा है टाइम टाइम फिश। बिल्कुल। और ये नावल है, ये मैंने तकरीबन को 5 साल में ये नावल कंप्लीट किया। अच्छा। और चूंकि मज़ाहिया नावल है तो इस पर बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पर कोई ड्रामा बनाऊं। अच्छा सर, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई इनिशिएट लेता है, लेकिन जब वो स्टार्ट में तो उसको पता ही नहीं था उसकी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जानी है। आपको टाइम टू टाइम लोगों को देख कर पता चलता है कि आपने कहाँ जाना है, या स्टार्ट में पेरेंट्स बच्चों के ज़हन में वो इमेजिनेशन डाल देते हैं कि बेटा बड़े होकर आप ये बनोगे, या फिर भी कुछ अल्लाह ताला कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता है कि ये मेरा ये बंदा ये काम करेगा। आपका कैसे करियर का किस तरीके से आप स्क्रिप्ट राइटिंग में आए? जैसे कि आप बता रहे थे ना कि हमारी एजुकेशन तो ये थी कि अम्मा की जूती और पढ़ती थी और बाप की गालियां पढ़ती थी, तो ये हमारे घर में भी मैंने कहा वही रवायती वालिदैन वाला हिसाब था। वो समझते थे कि बच्चे को रिसाले वगैरह ए जड़ियाँ नई चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। एक अखबार आता था नवाए वक्त, बस ठीक है ही पढ़ो, और आपने इब्ने सफ़ी को नहीं पढ़ना, आप ये नहीं पढ़ना, कहानियाँ। अच्छा, मेरा शौक था कि मैंने कहानियाँ, उम्र व यार दी कहानियाँ भी पढ़नी है, चलूसक मलूसक की कहानियाँ भी पढ़नी है, बच्चों की कहानियाँ, ये इमरान सीरीज़ के नावल, उस दौर में शौक ही यही, एडवेंचर यही था ना मोबाइल था ना कोई इंटरनेट होता था। तो लेकिन ये लिखने के साथ साथ जब ये मेरा तो हमारी जो बुनियादी तौर पर जो वालिदैन थे वो खाते पीते तो हम लोग थे नहीं, हम लोग तो मामूली से लोग थे जिनको आप गुर्बत की चक्की में पिसते हुए लोग कह सकते हैं। सो उनको भी यही होता था जी कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इस बारे में। मेरे एक टीचर का वाकया जी कमाल है, इस पर मैंने कॉलम भी लिखा हुआ है। जब मैं मैट्रिक में पहुंचा ना जी, तो घर वालों ने यकीन हो गया कि इन्हें टिल ला लो, इन्हें पास नहीं होना। अच्छा। ग्रेड तो लेना बाद की बात, इन्हें पास भी नहीं होना। तो उन्होंने कहा जी इसको ट्यूशन रखवाएं। हमारे वहाँ एक मास्टर फैज़ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो तो थे, और पता चला जी मास्टर फैज़ साहब लोगों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो मुझे घर वालों ने कहा जी है ठीक है, क्योंकि 30 रुपये महीने ट्यूशन देना मुश्किल था। ट्यूशन का तो वैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस दौर नहीं, वो जो पढ़ते थे उनको लोग बुरा समझते थे कि ये नालायक है ना, इसलिए जा रहा है ट्यूशन पढ़ने। उनके साथ जी वाकया सुनने वाला है, वो ट्यूशन पे मुझे उन्होंने भेज दिया, मैं चला गया, उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, उस दौर में ना महीने के एंड में होती थी फीस, अब तो होता है ना एडवांस, मास्टर आके कहता जी घर बच्चे को पढ़ाना सारे एडवांस दे दो। महीना जब ख़त्म हुआ, अब हमें यही पता था वो फ्री पढ़ा रहा है, वहाँ को 25 के करीब और लड़के भी आते थे। महीना ख़त्म हुआ तो मास्टर साहब ने कहा कि भाई कल सारे बच्चे ना फीस के पैसे ले आए। मेरे पैरों थोड़ी ज़मीन निकल गई यार, मैं घर जाके बताऊंगा, वो तो छाट ला रहे कि मेरी कभी एक ही गल हुई, हमने तो फ्री समझ के भेजा था। खैर, अब अगले सारी रात परेशानी रही। अगले दिन मैं पहुंचा ना, वही परेशानी। खैर, उन्होंने पढ़ा लिया, जब बड़े मोहब्बत से पढ़ाते थे,
उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साथ वाले कमरे में चले जाएं और वहाँ सब अपनी फ़ीस जमा करा लें। मुझे नहीं पता था ये क्या चक्कर है। एक मुंडा उठे, वो अंदर चला गया, वापस आ गया, दूसरा तीसरा होते, अब मैं सुकड़ रहा हूँ, कहाँ तक सुकड़ूँ। आ गई मेरी बारी भी 20-25 नंबर पे। अब मैं अंदर गया हूँ, पसीना मैंने पहुँचा और देखा मैंने एक जूतों वाला डब्बा होता है ना इसका गत्ते का, जी जी, उसका ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा ना फटा हुआ है, जैसे चंदा, हाँ गला की तरह। और मैं कहूँ मैं इसमें क्या डालूं, मेरे पास तो है ही नहीं। फिर मेरे जेहन में आया, मैंने कहा यार एक फ्रॉड करता हूँ, मैं नहीं भी डालूंगा तो उनको कौन सा पता चलता है। वो तो ये हो सकता है मैं कहूँगा भी मैंने तो डाले थे, पता नहीं किस लड़के ने नहीं डाले पैसे। यही सोच के ना मैं उसी तरह वापस आ गया। अब अगले दिन कोई वकूआ नहीं हुआ, नॉर्मल। उससे अगले दिन भी मेरी ये आदत बन गई जी, पूरा साल मैं उनके पास पढ़ा हूँ और जब अंदर जाना होता था मैं जाता था पूरे तरह लेना। और अच्छा अब ना एक अजीब सा मुझ में कॉन्फिडेंट आ गया, कॉन्फिडेंस इस तरह का आया। अब मुझे लगता था मैं पैसे दे के पढ़ रहा हूँ, मैं फ्री तो नहीं ना पढ़ रहा, इनको क्या पता मैंने दिए हैं या नहीं दिए। वो कॉन्फिडेंस आ गया। उनका खैर 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ और मैंने माफ़ी मांगी। मैं कहा मास्टर माफ़ कर दो, फ्रॉड कर दे। कुछ रोज़ पहले इस ये अब तकरीबन मैं आपको 30 साल पुराना वाक़या ही बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त हैं बड़े मारूफ, मैं नाम नहीं उनका लेता, वो अमेरिका से आए हुए थे मेरे साथ, वो भी वहीं पढ़ते थे। तो मुझे कहने लगा यार मैंने खाना कहीं बैठते हैं, हम बैठ गए जगह। कहने लगा याद है उधर हम मास्टर फैज साहब के पास जाया करते थे। मैं क्या बिल्कुल याद है। मैंने कहा वैसे आज तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, मैं बड़ा फ्रॉड लगाता रहा। कहने लगे वो क्या। मैंने कहा मैं इस तरह जाता था और फीस दिए बगैर, डब्बे में डाले बगैर, मैंने पूरा साल इसी तरह गुजारा। वो लिटरली रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो मेरा दोस्त है। मैंने कहा खैर है। अच्छा मैं समझा, मैं शायद एदा ना लगता रहा फीस देता। उसने कहा नहीं। कहने लगा तुम्हें पता है मास्टर फैज साहब के पास कितने बच्चे पढ़ते थे। मैंने कहा 25 बच्चे थे। कहने लगा जिससे मिलता हूँ वो यही कहानी सुना रहा है, जिससे मिलता हूँ वो यही कहानी सुना रहा है कि भाई मैं भी जाता। इसका मतलब है मास्टर साहब को कोई एक बच्चा भी फीस नहीं देता था। हम जिसे फ्रॉड समझ रहे होते थे, कोई एक बच्चा फीस नहीं देता था, लेकिन उन्होंने कितना कॉन्फिडेंस दिया हमें कि उन्होंने कहा अंदर जाओ। और बेशक खाली आते थे लेकिन हम अपने खुले हुए होते थे कि हम फीस का फैस भी तो देखे ना सर, ऐसे उस्ताद थे तो ऐसे शागिर्द ये होते हैं उस्ताद। बिल्कुल। जब आपको आज आके बच्चे को कहता है ना उस्ताद के भाई, उसके वालिद को कहता है भाई अपने बाबा से कहना पहले एडवांस फीस दे दे, वो उसके बाद वो कहता है मेरी इज्जत भी करो क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, मेरी इज्जत करो भाई। उसके बाद तो सिर्फ उस्ताद रह जाता है भाई, उस्ताद तो बड़ी चीज है। ऐसे उस्ताद थे तो आगे ऐसे शागिर्द थे। मारिया, कैरियर काउंसलेशन क्या है? आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, क्या इसके बारे में क्या देखती हैं? आप भी माशाल्लाह काफ़ी जो है कंसल्टेंसी करती हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगी? करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट पहले तो ये होता था ना कि मैट्रिक कर लिया है तो फिर उसके बाद क्या करना है, एफएससी कर लेंगे या प्री इंजीनियरिंग कर लेंगे, ये 2 लाइंस होती थी। डॉक्टर बना दिया या इंजीनियर्स बना दिया, अब तो लाइंस बहुत वास्ट हो गई हैं। करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ये कि हर स्कूल के अंदर एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, जहाँ स्कूल से बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, हम बाहर जाते, वहाँ पे भी कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको करियर गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आपने ये सब्जेक्ट रख लिए तो आप दुनिया के इस कोने में जाके ये चीज़ पढ़ सकते हैं, इतना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, आपको हम यहाँ हेल्प कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे हमारे पास जब आते हैं, क्योंकि मेरी डोमेन का हिस्सा भी है, तो वो उनको ऑलरेडी सब पता होता है क्योंकि वो इतनी नॉलेजेबल होते हैं। शायद एट टाइम्स वो चीज़ें मुझे कहीं मैं लैक कर रही होंगी, वो हमें बताते नहीं मिस ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है, आप ये भी देखें। बिल्कुल। तो करियर काउंसलिंग, और क्योंकि अब बच्चों पे हम ये नहीं रिलाई कर सकते, मेरे बल्कि पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को फोर्सफुली आप किसी एक लाइन में खींच देंगे ये कि तुमने यही करना है, यही तुम्हारे लिए ही बना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरी ख्वाहिश है कि तुम डॉक्टर बनो, तो उसको फोर्स मत करें। आप ये देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस तरह है, क्योंकि अब हमारे पिछले दिनों के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हुए। ए स्टार्स का पहले एज होते थे, अब ए स्टार्स होते हैं। ठीक है, अब वो ए स्टार और ए के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दौड़ लग गई है ना ए स्टार और ए वाली के, वो टीचर से पढ़ेंगे तो ए स्टार आ जाएगा, तो इससे ए आ जाएगा, तो इससे इस यूनिवर्सिटी में, वो साइकोलॉजिकली सम हाउ एंड अदर बच्चों को बहुत डैमेज कर रही है। रिसेंटली एक स्कूल का एक वाकया था कि पेरेंट्स ने बहुत प्रेशराइज किया
और उन्होंने कहा कि मुझे तो इतने A स्टार्स रिक्वायर्ड हैं, अगर ये नहीं आएंगे तो मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम उसके बाद आज के बाद तुमने मेरे से बात नहीं करनी। बच्चे को पेरेंट्स का ये तुमने नहीं करना, मेरी तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेरे भाई के बच्चों की इतनी A स्टार्स आ गए, हमने कंपटीशन में दौड़ लगाई हुई ना हर चीज़ के अंदर। तो वी आर हैविंग अ कंपटीशन, अच्छा ब्रांड, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा खाना, अच्छा रेस्टोरेंट, फेसबुक पे कितने चेक इन, हम भाग रहे हैं ना, हम नॉर्मल तो है ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि ये एस्पेक्ट अच्छा स्कूल है तो इसमें इतने मेरे आने चाहिए, वरना मेरी तो मैं तो किसी को मिलने नहीं। उस बच्ची ने इतना ज्यादा उस चीज का ट्रॉमा लिया कि शी डाइड। हाँ, ये बिल्कुल है। और उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी, अब क्यों अगर हम देखें कि अब कंपैरिजन करें पिछले कितने अरसों से, कि आज तक हमने कभी सुना था, हम तो कहते थे जो 50 के बाद गया ना उसने जाना है दुनिया से, 50 से पहले का तो कभी कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था कि किसी ने दुनिया से जाना है। अब आप क्या कह सकते हैं, आपकी रेशियो क्या है? अब आपने बच्चों को गाड़ियां पकड़ा दी हैं, दे आर ड्राइविंग फास्ट, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, अब तो हम भाग रहे हैं ना, अब तो हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट कर पेरेंट्स से ये है कि उतना प्रेशर बच्चों पे डालें जितना बच्चे डाइजेस्ट कर सकते हैं। इन द एंड उन्होंने नौकरियां करनी है या घरों को संभालना लड़कियों ने, या जितना जो भी एस्पेक्ट है, लेकिन इतना साइकोलॉजिकली उनको डैमेज ना कर दें कि जो कि उन्होंने पढ़ना भी है। मेरी छोटी बहन, वो उसने A-levels किया पिछले साल, तो हमने उसको कहना अच्छा तुम्हारा क्या ग्रेड आएगा, ऐसे फैमिली में बैठना तो क्या ग्रेड, तो वो ना उस क्वेश्चन पे इतना वो अंडर प्रेशर हो जाती थी ना, तो वो एक अम्मा को पास रोना शुरू कर दिया उसने आके, और कहती है अम्मा आज के बाद आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि मेरा ग्रेड कौन सा आएगा, ये चीज़ मुझे बहुत मैं प्रेशर फील करती हूँ। हमने नहीं, तुम्हारे बच्चे आपके ज्यादा करीब है या अब्बा के, दोस्ती ज्यादा किससे है? I don't have kids by the way. Okay. हाँ, लेकिन ये है कि हमारी फैमिली में हम अपनी मदर के बहुत करीब रहे हैं, मदर के बहुत करीब, और फादर के साथ हमारा एक डिस्टेंस रहा है, वही कि वो कहते हैं ना कि घर में ऊंची आवाज़ में टीवी भी नहीं लगना। हालांकि माय फादर वाज एन एजुकेशनिस्ट, वो बिजनेसमैन भी थे, तो हमारा वो लिटरेरी तौर पर हमारा घराना बड़ा करीब रहा है, लेकिन जहाँ पे एक वो तकद्दुस की और एहतराम की और एक वो डिस्टेंस की और बाप बेटे के डिस्टेंस की, और वो बहुत ज्यादा था, और जो मैं अब नहीं देखती पेरेंट्स में, वो नहीं है। हम टीचर्स की बात करते हैं, बाप बेटा बैठ के कह रहे होते हैं आपस में, बेटे को पसंद की है लड़की के नहीं, ये तो माँ बाप इसको बड़ा एजाज समझते हैं कि हम बच्चे के साथ हम बात करते हैं। मैं आज भी मेरे जितने टीचर्स हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू देम, बिकॉज उनकी वजह से हम यहाँ पे इस जगह पे बैठे में। मैंने कभी हमारे टीचर्स आज भी आ जाएं तो आई डोंट हैव द करेज कि मैं उनकी प्रेजेंस पे बैठ जाऊं अनटिल अनलेस वो अलाउ करें कि आप बिल्कुल ऐसे। वेरी नाइस। इसी वजह से शायद आज आप इसी जगह पर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह चमक करके इमरान साहब की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, किस तरीके से आप काम ज़्यादा सीरियसली हो गया, क्योंकि आप वो दबा करो सारी चीज वो नुकेश साहब जब बात करते हैं ना तो आप बड़ा महसूस करते हैं बातों को, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो सारी पिक्चर जो है आपकी फैमिली के बारे में आपके सामने वो आ रही होती है। आप बताएं, आपने कैसे सिंगिंग का आगाज किया, किससे, कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जो आप देखें ये मैंने ये बनना है, बाय इंसिडेंट जो है आप बस स्टार्ट हो गया, दोस्तों ने कहा सिंगिंग। वैसे किशोर कुमार है मेरे फेवरेट, अच्छा, और रफ़ी साहब हैं, तो बस इसी तरह शौक हो गया बच्चों से। किसी से सीखा भी है आपने? नहीं सीखा नहीं है एक्चुअली, मिस मैं ना जॉब करता हूँ, अच्छा, तो ज्यादा मेरी जो है ना वो जॉब की तरफ, बिल्कुल, क्योंकि एज ए हॉबी रखा हुआ आपने इसको मैं एंजॉयमेंट करता हूं। वेरी नाइस, क्योंकि जॉब ज्यादा जरूरी है, उससे आपका किचन चलता है, इससे आपको पता है कि ये आपका शौक नहीं शौक। मैं तो कह रहा हूँ आपकी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़। हमारे एक दोस्त है जी, वो गाना गाते हैं ना, तो मैं उनको अक्सर कहता था, मैं कहा यार तुम्हारी आवाज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तेन तो गूंगा होना चाहिए। ये तो इतना अच्छा इन्होंने आवाज़ भी, इंडोर हॉबी है जी, जब मर्जी जहां मर्जी बैठ के, माशाल्लाह हीरो है, देखो ना, क्या बात है। चले जी, ऐनक लगा लिया आप, एक हो जाए जी, बिल्कुल एक हो जाए, थैंक यू जी, इजाजत जी एवरीबॉडी, हां जी, थैंक्स। ओ सा यार मनावना ओ सा यार मनावना सिर दिमाजी लग जाए, सिर दिमाजी लग जाए, हसा यार मनावना
मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से इमरान इनका खान। हाँ, जी, यार, नाम बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल please। इमरान के बारे खुदा में के वास्ते इशारा ठीक करें। इमरान के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक सिग्नेचर है, एक हाँ, स्टाइल है, बड़ा एंजॉय कर रहे थे नहीं, अपने नहीं, को। क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने भरपूर तरीके से, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहते हैं जान दी बाजी लग जावे यार बनाना ना, इतने कोई नहीं कहता कश्मीर लेना तो जान दी बाजी लग जावे यार लेकिन ये जो आपको पता है ये अपना सराइकी का असल जी 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 ये फिर गीत वो है जो जी, गजल बिल्कुल। जो है ना साहिर अली बग्गा और- ने इसको वो किया है। हाँ, साहिर अली बग्गा ने जी, इसको जी, बहुत अच्छा उन्होंने जी, बहुत परफॉर्म अच्छा, किया। बिल्कुल। ये सारे जो है ना ये आजकल के जो फोक गीत हैं ये आपके पुराने सिंधी गाने बिल्कुल, या सराइकी। बलोची गाने या सराइकी गाने, मलकू ने भी काफी सारे जी ऐसे जी किए। बिल्कुल उन्होंने भी ये सारे फोक का wisdom- जनरेशन अब देखो ना, रिवाइज हो इन्होंने रही है, पंजाबी बिल्कुल। गाया, क्या मजा आ गया पंजाबी। जनरेशन बिल्कुल, रिवाइज हो रही है, हाँ। सारा स्टाइल। सर आप माशाल्लाह से राइटिंग करते हैं, जी, तो जी। पोइट्री भी करते हैं, कोई शेर व शायरी भी करते हैं, कोई दिलचस्पी उसमें भी? पोइट्री मैंने हाँ की, मैंने पोइट्री शायद अपना शायरी मेरी पहली मोहब्बत थी, पूरा हाल भी पहली मोहब्बत वाला ही है, ठीक है ना। वो असल में ना मुझे बड़ा शौक था, मैंने बहुत सारा शायरी लिखी, अफसाने लिखे। कुछ सुनाएंगे आप? मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मिजाज जो है वो मैं मजबूरी बन गई, क्योंकि मेरे पास जितने प्रोजेक्ट हैं मैं मिन्नतें करता हूँ जो मुझे ड्रामे लिखवाते हैं, मैं क्या कोई सीरियस लिखवा दो मैं पैसे कट ले लूँगा, कहते हाँ बिल्कुल लिखवाऊंगा सर ऐस दफा है तुम कर दियो ना मिजाज। तो वो मैं फंस गया हूँ उसमें, उससे निकल नहीं पा रहा, वो रोटी रोजी बन गई हुई है। तो अच्छी बात नहीं है वैसे सर, लोगों को खुशियां देना, हाँ, खुशियां बांटना, कि मुझे सबसे बड़ा मुश्किल मजा काम है इस दौर मुझे में। बड़ा मजा आता है। इस जैसे किस्म का। जैसे इन्होंने इमरान साहब ने गाना सुनाया, साथ इन्होंने परफॉर्म भी किया, बिल्कुल, हम सब ठीक है स्माइल ना? कर रहे थे जी। बिल्कुल, और स्पेशली ग्लासेस लगा पता नहीं कर करो और- नाश्ता करके भी आए नहीं, लेकिन बहरहाल हमें एंटरटेन किया है। और आवाज भी अच्छी, खुद भी अच्छे और बिल्कुल। परफॉर्मेंस भी अच्छी। सर सर एक बात पूछना जी, जी। चाहती हूँ, आपका पहला क्रश आपको याद है जिसे आपको देख के लगा होगा कि हाँ कितनी अच्छी है, ये मुझे बड़ी पसंद आई है? आई नो अपने घर जाना है, मैं लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ, और वो ये इंतहाई आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं ये दास्तान सुनाऊंगा, क्योंकि जिससे मुझे प्यार हुआ मेरी उसी से शादी हो गई। ये दुनिया में ये हादसे भी होते हैं, हादसे ठीक है भी ना? होते हैं। तो वही मेरी वाइफ है आज। अरे माशाल्लाह। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। सर इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी कौन थी? अताउल कासमी, अच्छा, अव्वल व आखिर अताउल कासमी, जो इस मामले में कि अच्छा। मैंने उनको बचपन से उनके ड्रामे देखे, उनकी कॉलम पढ़े, फिर मैं उससे रब्ता किया। जब लाहौर में आया, लाहौर में मुझे 27 साल हो गए तकरीबन, 25-26-27 साल। फिर उनको मैंने अपना उस्ताद मोहतरम बनाया, उस्ताद इस सेंस में कि मैंने उनसे लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, जुमला बनाना सीखा, जुमले की बुनत कितनी होनी चाहिए, क्या उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, तो तवील जुमला क्या होता है, पंच लाइन क्या होती है, ये मैंने ताल्लुक़ कासमी साहब से। और वो इतना शानदार मैं कहता हूँ इस अहद के जो हैं, हम मजाक के अहद कासमी में जी रहे हैं। यूसुफी साहब और ये तो जाहिर बात है ये भी इनका, लेकिन कासमी साहब का एक अपना स्टाइल है। बिल्कुल, कासमी साहब, बिल्कुल। यासिर पीरज़ादा जो है उनके बेटे, वो मेरा ख्याल है जी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरी उनसे मुलाकात, अभी भी यहाँ से उठ के मैं उन्हीं के पास जा रहा Very हूँ। nice. हमारे बेहतरीन वो दोस्त हैं, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान, जी, जी, लॉजिकली बात करने वाले। कमिश्नर बिल्कुल। अच्छा, इरम का सवाल वही रह गया सर, वो आपकी गजल के बारे में, अगर गजल सुनाएं जो आपने गजल लिखी मैं थी। सीरियस गजल सुना, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस अच्छा, सुनाए, जस्ट जो आपके ऊपर है। अगर आप मैं पहली आपको- गजल सुना देंगे तो हाँ, और मैं ज्यादा। आपको एक सुना देता हूँ जी, मज़ाहिया गजल सुना देता हूँ, अच्छा, चलें। तो तक मूड बन जाएगा आपको। ये एक अनोखा सा तजर्बा है, यानी ये गजल ऐसी है कि होता है ना वजन का, आपको पता होगा शायरी में वजन होता है, वजन होता है। ये है हकली गजल। अगर आप इसे हकला के नहीं पढ़ेंगे तो ये बेवजन हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए हकलाना जरूरी है। जबरदस्त। ठीक है। यानी कि एक्टिंग के भी गुण पाए नहीं जाते नहीं, हैं। मैंने कहा इसमें हकलाना जरूरी है। आप उसको गजल जब सुनाई जाएगी तो गजल के आदाब के मुताबिक उसकी दाद भी बिल्कुल। पानी बिल्कुल, चाहिए। ठीक है ना जी। बिल्कुल सही। वो है कि शश शोर है, मम मट्टी है, धूल है। वाह, वाह, वाह। वाह। शश क्या बात, शोर है, क्या कहने। मम मट्टी है, धूल है, चुप रहो, शश शायरी का नजूल है। वाह, क्या बात, क्या कहने। शश शोर, अब आप इसको यूं अगर पढ़ें, शोर है, मट्टी है, धूल है, तो ये बेवजन है। बिल्कुल। वो शश इसलिए कह के आपने अंदाजा पढ़ना, भी बता दी, अंदाज शश भी शोर है, मम मट्टी है, धूल है, चुप रहो, शश शायरी का नजूल है। वाह। नन नादिया ततानिया शश शाजिया, नन नादिया क्या कहने, ततानिया क्या शश शाजिया, का कबूल है, का कबूल है, का कबूल है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और शश शेख हूँ जट नहीं बब बट नहीं, शश शेख हूँ जट नहीं बब बट बट नहीं, गगडेरियां मम मांगना फजूल है। और गग गुल तो हूँ गग गोभी का या गुलाब वाह, का,
क्या बात। गग गुल तो हूँ गग गोभी का या गुलाब का, खक कुछ भी हो फफ फूल तो फफ फूल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसमें सबसे बड़ा जो अंदाज था ना आपका हकलाहट का जो आपने बताया, ये उसी के साथ ही जो है वो ना, उसी के साथ वो उसी वजन की बनता है इसके खूबसूरती साथ। लेकिन लगता है, मुझे लगता है किसी ने घंडेरियां मांगी तो ये गजल की आमद हुई थी। गंडेरियां इसलिए आपने फोकस किया है ना। हम शेख होते हैं, हमसे कोई गंडेरियां मांगेगा तो शर्मिंदा ही होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, मारिया, आप बताइए खाने में क्या पसंद है और बनाती क्या अच्छा है? अच्छा, क्योंकि क्योंकि ताल्लुक इन्होंने कहा था मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं बहुत सारे मामला इसलिए- तो इन्हें इसलिए बताना पूछ लिया पड़ेगा। आज मैंने। की रेसिपी बतानी पड़ेगी, शायकीन के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, कि- जरूर। रेसिपी का तो खैर कोई सुनिए, क्योंकि राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी फैमिली में ये होता है कि नाश्ते की टेबल पे बैठे तो दोपहर के खाने की गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि दोपहर में क्या बनाना है। तो फैमिली में खाने का अच्छा, राजपूत और फैमिली में भी ऐसे ही जी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल जी, बट बिल्कुल। बरादरी के हाँ बारे में जी, सुना था। नहीं, नहीं बहुत- खाने का अच्छा। आपकी स्मार्टनेस का भी यही राज है। डाइटिंग के बाद वो हालात मेरी आ जाते हैं कि बिकॉज खाने इतना तो नहीं, लेकिन अच्छा खाना है जब बनाना है और खाना है। और बना अच्छा क्या लेती हूँ, सारी चीज़ें, चाइनीज़ भी, कॉन्टिनेंटल भी। और आपको क्या बिरयानी। पसंद है? मुझे बिरयानी भी पसंद है, लेकिन आई लाइक कोरमा। सो मूड पे भी वेरिएट करता है थोड़ा सा। सर आप बताइए आपको क्या पसंद है मेरी खाने तो चंद चीजें हैं जी। नाम दाल चावल, दाल चावल दाल चावल हैं नहीं, लेकिन ये मोस्टली लोगों से पूछा जाता है ना, तो वो खाते गोश्त हैं घर में, लेकिन बाहर आकर वो बताते हैं दाल अच्छा, चावल। मुझे वैसे पर्सनली राइस नहीं पसंद इतने, रोटी पसंद है मुझे। ठीक है। रोटी खाना पसंद है, अम्मी बनाती है बड़ी मजे की। मेरा आपकी सेहत से तो लगता है आप सिर्फ लोगों को खाते देख कर ही पेट भरते हैं। जो रोटी पसंद है। सर आपको क्या पसंद है? मैंने बताया ना, मुझे ना मैं बड़ा गोश्त खाता हूँ ना छोटा गोश्त। चिकन, दाल माश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अहमद फराज साहब कहते थे जो दाल माश नहीं खाता वो राइटर नहीं है। राइटर। अच्छा। दाल माश, दालें सारी मुझे पसंद है। सब्जियां भी तक, भिंडी तो शदीद पसंद है ना जी, भिंडी का तो जवाब नहीं। और बाकी अंडा वंडा, जो अंडा प्याज वगैरह बना भी लेते हैं सर? नहीं, बनाना नहीं आता। बनाते नहीं है। अच्छा सर, आप मैं बताइए, आपको क्या बना लेता हूँ, खा नहीं सकता फिर। जो मतलब इमरान ये साहब भी की तो बड़ी पता बात नहीं होती बड़ी है बात सर। है। वो देखे ना Usually कितनी down बड़ी to बात earth उन्होंने कहते काट जो पक्का हो Usually गया। हमारे कहते की बंदों पक्का, भाभी ने क्या फर्श पक्का है। वो जी बिस्मिल्लाह करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता और नहीं है। जब हम बंदों की पसंद की, कल ही घर में जिक्र हो रहा था कि ये नेचुरली होता है कि लड़कों को सब्जियां नहीं पसंद होती, बहुत सारी दालों में भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल। होती है कि चने की नहीं खानी तो मैंने ये नहीं खानी है, बस वो गोश्त 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 गोश्त। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि न्याज़ी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ नहीं, पसंद है, आजकल तो तो आई keto diet भी चल लेकिन रही है ना। नहीं, मारिया, ये मुझे और- बड़ा होता है कि मैं ना सब कुछ खा लेती हूँ। मैं भी आई ईट एवरीथिंग, आई एम नॉट मैं सब खा लेती स्पेसिफाइंग, बट आई लाइक रोटी। रोटी। बिल्कुल। बहुत नहीं, ज्यादा- शुक्र वाली बहुत बात हो रही है, पसंद तो है, आपकी like रोटी। फेवरेट चीज पूछ रहे हाँ। कौन सी है? दाल अगर- माश अच्छा, दाल माश, देख क्या लो। बात। किसी न किसी जगह से क्रिएटिव बनी- बंदा और दाल माश ना पसंद बिल्कुल। है। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा सर, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे आपने काम भी किया। लेटेस्ट फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपके आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ आप बताएं। एक फिल्म है जो अच्छा। मैं लिख रहा हूँ, वेरी नाइस। और वो बस इंशाल्लाह उस पर अनकरीब काम शुरू होने वाला है। एक और प्रोजेक्ट है एक चैनल के लिए, हम उसको सैयद नूर साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा। वेरी नाइस। और मैं उसको लिख रहा हूँ। और वो एक कॉमेडी का सब्जेक्ट है, डुगडगी के नाम से, ओह, और वो इंशाल्लाह आने वाला है। फिर मेरी किताब आ रही है, नई किताब आ रही है, कॉलम पनाह। आलम पनाह तो आपने सुना होगा ना, ये कॉलम पनाह क्या बात कॉलमों है। का मजमूआ है वो, और बस आने वाला है 15-20 दिन तक वो अच्छा किताब सर, इतने ज्यादा कुछ लिखते हैं और लोगों को करवाते भी हैं, एक्टिंग का खुद शौक नहीं है? जैसे कि अभी आपकी गजल से वो चीजें छलक रही थी, पूरा क्रिएट करके, डायरेक्शन करके फिर आपने उसको ये हो नहीं सकता कि बंदे के अंदर एक्टर ना हो। ये जैसे ये भी है ना, ये आर्टिस्ट है ना, बंदे के अंदर एक, हमारे अंदर हर इंसान के अंदर एक एक्टर है। वो बाज़ औक़ात एक्टर दूसरों को दिखाने के लिए होता है, बाज़ औक़ात अपने लिए वो बना हुआ। बहुत अच्छी बात कही है। वो आप जबरदस्त। देखें, वो औरतें जिनके हस्बैंड आके बैठते हैं, उनकी आवाज़ ही बदल जाती है। पहले वो रक्शे वाले ना पंजाबी च गल कर रही होंगे, खामद आंदे अंग्रेजी शुरू हो जाते, तुसी कदों आए। एक्टिंग वो वहाँ भी है, घर में भी एक्टिंग चल रही है, लेकिन ये जो बाहर वाली एक्टिंग है ना, मुझे शौक एक्टिंग का रहा नहीं कभी। मैं सच्ची अच्छा, बात इसीलिए बताऊं, मुझे- कॉन्सेप्ट है कि जिसको कहा जाता है कि कोई बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं हमें एक्टिंग सीखनी है, तो एक्टिंग सीखी नहीं जाती। एक्टिंग नहीं, तो इंसान वो के तो अंदर। पॉलिश तो किया जाता है बिल्कुल। सीखने के मरहले सर, पर। मुझे आप ना- बड़ा शौक था जी, जी, सिंगिंग please, का। अच्छा अरे तो वो मुझे, लेकिन वो मैं हो नहीं सका, मेरा पूरा सिंगिंग का अच्छा शौक। सर- म्यूजिक का भी मुझे बहुत भाभी के लिए भी कभी कुछ आपने लिखा उनकी फरमाइश पे? उन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा? मैंने जूती पे लिखा जी।
यार तो इसलिए आज से वो भी राइटर है। आज वो भी राइटर है। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रही थी, आप रिक्शे वाले का बड़ा जिक्र करते हैं, आपने कॉलम में भी लिखा था जी, जितने मर्जी पैसे मांगे बैठ जाएं, दे दीजिएगा जितना दिल करे। तो काफी ज्यादा आपका रिक्शे में आना जाना है क्या? नहीं, मेरे पास तो है एक 4 पहियों वाली एक चीज है मेरे पास। मुझे नहीं पता किस तरफ आपका इशारा है, या आपको इशारा हुआ है कहीं से उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा शायद तो वो ना रिक्शे में, मैं तो वैसे ये कहता हूँ कि आप ये सफ़र जो है ना, हम अपने बच्चों को भी इनको आदी बनाएं। अगर घर में गाड़ी भी है ना, इनको कहें कि जाओ अपने कॉलेज जाओ, बस पे जाओ, वेरी नाइस। वैगन पे जाओ, तुम्हें पता चले वैगन पे, भाई पता तो चले ना कि वैगन पे आना जाना। ये नहीं कह रहे कि रोज जाओ, लेकिन कोई हफ्ते में 2 दिन वैगन पे भी जाओ, बस पे भी जाओ, बिल्कुल जाके इन जगहों पे देखो। प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है कि 8 साल तक के बच्चों को उनके पेरेंट्स गाड़ी पर स्कूल लेने नहीं आ सकते। वो उन्हीं की पिक एंड ड्रॉप पर जाएंगे या जिस तरीके से भी लेकिन जाएंगे। कुछ गाड़ी ट्रैफिक की वजह से भी लोग अवॉइड ट्रैफिक करते की हैं कि वजह लेट हो हो सकती है, जाएंगे, लेकिन वैसे ट्रेन भी पकड़ तमाम लीजिए। बच्चों में एहसास कमतरी का शिकार ना किसी के पास गाड़ी ये है। देखे ना, ये यूनिफॉर्म वाला हिसाब है कि यूनिफॉर्म भी इसलिए होता है कि किसी बच्चे, कोई अमीर है या जो गरीब है, कोई सब ना एक पता जैसा, ना सब एक चले। जैसे। बिल्कुल। और एक बस में आना, ये भी उसी की निशानदेही है कि बच्चे अपनी कॉलेज के बाहर, तो आप देखें बच्चों के स्कूल के बाहर बिल्कुल। कैसी कैसी गाड़ी, वो ट्रैफिक में भी इजाफा हो रहा है उसकी वजह से, बिल्कुल। रश भी हो बिल्कुल रहा ऐसे ही। है, वो परेशानी भी हो अभी रही भी है। मैंने ना कुछ फैमिलीज देखी है जो कि ये प्रैक्टिस करते हैं, घर में गाड़ियां ड्राइवर होने के बावजूद दे प्रेफर कि उनके बच्चे वैन्स में जाए, तो थोड़ा सा ये फील बड़ी उनको अच्छी आनी बात। चाहिए। बिल्कुल। उनको ये पता होना चाहिए कि बेटा नरम गरम हालात बिल्कुल होते ठीक हैं, है। हर आदमी को सवाल बिल्कुल है। ऐसी, अगर गाड़ी अच्छी है आपके पास तो अब गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर भी आ गया था, हमारी गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर की हाँ, नंबर प्लेट इसी क्यों तरह। नहीं है, अब गाड़ी हमारे हमारी बहुत पास अच्छी, ये उसके ऊपर यानी नहीं आप जाए ना यहाँ जो मिंटगुमरी रोड पे, जी, जी। लक्ष्मी चौक के पास, तो वहां पे अगर आप गाड़ी इशारे पे भी खड़ी है तो 8-10 बच्चे आ जाते हैं, गाड़ी में ये लगवा लें, फलाना है, वो उसका पाइप लगवा लें, ये उसका रबड़ लगवा लें गाड़ी का। ये लिखना शुरू किया आपने, करियर का आगाज किया, हाँ जी। सबसे पहली बार जो पैसे मिले थे वो हाँ। कितने थे? मुझे पहला मुआवजा जो था वो था, मेरा ख्याल है कोई 22 रुपए था। 22 22 रुपए। रुपए। 22 रुपए, It's a huge 22 रुपए amount। उस दौर में बड़ी बड़ी- चीज होती थी। बिल्कुल, 22 रुपए, बिल्कुल। देखे ना आप, जिस दौर में ये सिक्के भी होते थे 54 58, हाँ जी, ये बिल्कुल। तो 22 वैसे रुपए। सर बड़ी जब मैं ट्यूशन की फीस आपको बता रहा हूँ 30 रुपए होती थी, बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, उस वो दौर में सवाल अगर मुझे है। 22 22 रुपए खुशनसीबी की बात है, राइटरों को तो हाँ। पता नहीं कितने कितने साल कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अब भी ये कहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को ये कहता हूँ, मैथ्स काउंट के बच्चों को भी, ये जब भी आप क्लासेस में देखेंगे ना, जो फिल्म एंड टीवी की क्लासेस हैं, या बच्चे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, या न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, या न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, दरमियान में आपको शायद ही कोई नजर आए जो कोई लड़का लड़की राइटर की साइड। राइटर राइटर बनना बनना चाहे। हाँ। और वो कहते हैं सर हम ये इसमें सुना है कि राइटर के घर का चूल्हा नहीं जलता, इन्ना ना पैसा कमांदा जो राइटर, या जिस इंडस्ट्री में आप जिंदा है ना, अब आप सोच नहीं सकते राइटर को कितने पैसे मिले। स्क्रिप्ट राइटर को स्पेशली। लेकिन उसमें इसकी वजह जान ये होनी है, चाहिए। उसकी वजह ये है, मैंने उस बच्ची को भी कहा, मैंने जिसने कहा ना सर राइटर का तो चूल्हा नहीं जलता, मैं कहा बेटा तेरी वजह नाल मैं कम से कम अगले 30 साल तक कोई नहीं मैंने कम्पीट कर रहा, क्योंकि ना कोई आना है नया, तो जब नया नहीं आना राइटर, तो पुराने जो बैठे हुए हैं उन वो मोनोपोली हो गई ना उनकी, वो अपनी मर्जी के पैसे लेंगे। असल में इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, अगर ये बात करें, ये है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमें भी सुनने में मिलता है, हमने राइटर्स को अहमियत तो दी है, हाँ। लेकिन हम उस लेवल पर नहीं लेकर आए जिस लेवल पर उनको लाना चाहिए, या जिस मतलब लोगों के सामने वो पसे पर्दा ही हैं, हाँ। वो लाएं, उनको दिखाएं कि ही इज द वन हु रोट इट, बिल्कुल। जो इसका ताकि लोगों में लिखने का अच्छा एस्पेक्ट अच्छा, ये अब हो गया, वैसे अब हो गया, पहले Right, शायद right. नहीं होता था। अब अब उस राइटर level जो पे है वो अभी भी- पूरी तरह एक सेलिब्रिटी है, मैं आपको बताऊं, Agree, स्टार वो है तो खैर राइटर। है। वसी इसमें- शाह को आप कहीं ले हाँ। जाएं, आप देखें दुनिया कैसे, लोग जानते हैं। कासमी साहब जब जाते हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब हो गए, हाँ। अब्बास ताबिश साहब हो गए, यासिर पीरजादा जैसे ये बता रहे हैं, जो राइटर है वो बाकायदा, अब तो लोग पढ़, प्रॉब्लम पता है कहाँ पेश आ रही है, हमारा जो नौजवान लड़के लड़कियां जो राइटर नहीं बनना चाहते, उनको पता है कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली मेरे मुंह की बुक्स बात पढ़ना पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, knowledge ये के वो बाद। कहते हैं ए नहीं काम मसी कर। लेकिन अगर वो कंपेयरिंग या एंकरिंग की साइड हाँ। पर या न्यूज कास्टर की साइड पे आते, तो वहां पे भी आप ये पढ़े बगैर तो नहीं बैठ सकते ना। लेकिन बैठे- वो लोगों का बैठते कॉन्सेप्ट नहीं। भी है कि मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत पैसा है। हाँ। ऐसा ये है पता ना? है कि ऐसे अगर यही आज आप actually- लिस्ट बनाए ना, नहीं हमने बड़ी अच्छा ये मौजूद, मीडिया में मुझे जब से मीडिया आया, मैं मीडिया में ही हूँ, जब से मीडिया आया पाकिस्तान में, सच्ची बात, और उससे पहले पीटीवी के साथ था। आप अगर लिस्ट बनाए ना कि 1 लाख रुपया मीडिया में कितने लोगों को मिलता है, तो आपको मेरा ख्याल है कोई 5000 लोग भी नहीं मिलेंगे इतने, कि जिनकी तनख्वाह कम 1 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, ये जो आपको पता चलता है ना जी, 2-2 लाख 3-3 लाख
6-6 लाख, 10-10, 12-12, 50-50 लाख, इनके पीछे बड़ा सफर है। ये जो एंकर बैठे हुए हैं, ये सहाफ़ी थे, इन्होंने मारें खाई हुई हैं, पता नहीं कितनी कितनी इनका नॉलेज है, क्या इनका सफर है, तब जाके ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हर बंदा उठ के हामिद मीर नहीं बन जाता, बिल्कुल, ये जवेद चौधरी नहीं बन जाता, बिल्कुल ऐसे जो खुद बताते होते हैं तो कि बाइक पे छोड़ने जाते थे हाँ, हबीब जालिब को। आप रात के वक्त सुने ना, कभी मैं आपको मजे की चीज, FM रेडियो कोई लगाए, उसमें वो लगे होते हैं, जो डीजे है वो बड़ी गंभीर सी आवाज में ना, आसमान की वसतों से, जमीन की गहराइयों से निकलकर इंसान ये होता है, पीछे एक म्यूजिक भी लगा होता है, उसके बाद फिर एक गाना चल रहा है। अच्छा, हम घर बैठे सोच रहे होते हैं, आम बंदा जो ना, यार ये कितना जबरदस्त बंदा है, क्या इसका नॉलेज है, और जब प्रोग्राम खत्म होता है तो वैगन के पीछे लटक के कार जा रहे हैं। अब उनका मुआवजा पूछें जरा, हमारे दोस्त हैं कई, उनमें मुआवजा उनका आप सुन के हैरान हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ ना 1500, तो ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, ऐसे लेकिन वो जो सुन के हमें लगता है यार जो टीवी पे बैठा हुआ है ना, जो ऐसे है, और हमारे दोस्त ये सारे जानते हैं, हमें वही मुआवजा मिलता है जो नॉर्मल मिल रहा है टीवी पे जो लोगों को मिल रहा है। हाँ, इसमें अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है तो आपके मुआवजे में उसी हिसाब से फर्क पड़ जाएगा। ये गाना इन्होंने सुनाया, इतनी अच्छी आवाज इनकी, ये गाना जब उन्होंने साहिर अली बग्गा ने गाया, उनको क्यों पैसे इतने ज्यादा मिले, यही गाना ये भी सुना रहे हैं, इनको क्यों जॉब की जरूरत है, ये क्यों नहीं जॉब छोड़ देते, सिंगिंग में क्यों नहीं आ जाते, आवाज भी अच्छी है। इसका मतलब है उसके एक तो अल्लाह ताला का भी करम होता है, दूसरा ये कि उसने कुछ ऐसा मेहनत की होगी जिसका वो आज फल पा रहा है। ये जो मेहनत कर रहे हैं कुछ, लेकिन इनकी इमरान साहब ने तो बताया इनकी हॉबी है, उनका प्रोफेशन था। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली वो ना, वो स्टार्ट से इसी काम में लगे हुए हैं। हम लोग पैदा होते हैं, अबू ने स्कूल भेज दिया, चल भाई FA कर लिया, BA नौकरी लग जाओ, ठीक है। अब वो मैं उनके घर जाता हूँ ना, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, इतना वो भी अच्छा कीबोर्ड प्ले कर रहा होता है ना, तो मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार ये कितना अच्छा बच्चा प्ले कर रहा है, करना उन्होंने काम ही है, वो प्रोफेशनल है। ये भी ना भी हो, आप घरों में भी देखें ना, जो तख्लीकी ज़हन के मालिक लोग हैं, हमारे अब आज तक यही है जी, आप घर में हारमोनियम रख लें तो घरों काट देंगे, वो घर से निकाल देंगे, एक ही मरासी वाली चीज रख लो, कीबोर्ड रख लें तो वो कहेंगे वाह वेरी गुड, गिटार रख लो, कीबोर्ड रख लो, ठीक है, गिटार चल जाता है। प्रायोरिटाइज करने की बात है ना, किसकी प्रायोरिटी पर क्या चीज है। अच्छा मारिया, आप बताएं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, कहाँ तक क्या सोचा है, क्या विजन है, और किस तरीके से आप सोसाइटी में अपने जो है सोशल वर्क को जो है प्ले कर रही हैं? क्योंकि मल्टीपल काम कर रही हूँ, एक एजुकेशन से भी हूँ, कुछ एडवर्टाइजिंग के काम में भी हूँ, कुछ क्रिएटिविटी में भी हूँ, कुछ यूथ के साथ, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती रहती हूँ। बस कोशिश सिंपल ये होती है, कोई एजेंडा ऐसा इस तरह नहीं है, सिवाय इसके कि अगर जहाँ स्टूडेंट्स की बात है, तो अगर मेरे कोई अच्छी बात करने से, या मेरी बात में वज़न है, या मेरी बात वैल्यूएबल है, तो वो बच्चे की कोई ज़िंदगी बनती है, तो आई एम 100% देयर कि मैं उसको सपोर्ट करूं। जहाँ तक रह जाती है वुमेन एम्पावरमेंट की बात, अगर किसी को किसी किस्म का कोई एस्पेक्ट है, कोई घरेलू इशू है या कोई फैमिली इशू है, यहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है या किसी किस्म की, तो मेरी वो भी कोशिश होती है कि हम तो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ही मेरे पर्सपेक्टिव चलते हैं, कि ताकि कल को, क्योंकि मैं हमेशा पिछले प्रोग्राम में भी आई थी तो मैंने ये कहा था कि मेरा हमेशा से एक चीज़ रही है कि जब आप दुनिया से जाएँ, आपको ऐसा अच्छा काम करते हैं कि लोग आपको याद रखें, थोड़ा सा हट के, जो आप लोग गए कि अच्छा यार वो एक बंदा था जिससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी, अच्छी बात कोई आपको जिंदा रख गई, तो दैट्स व्हाट इज माय एम। अगर आप चाहती हैं ना लोग आपको याद रखें, जी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, यानी उसके बाद लोग आपको भूल ही नहीं सकते, ऐसा नुस्खा है, तो कर्जा ले लो कभी नहीं भूलेंगे। मैं कहना जिदा तुसी खादे होंगे पैसे, हो तुहानू भुलना सारी जिंदगी एक लम्हे में याद है। सर मैं एक बात पूछना चाहती थी, जिंदगी में कोई ऐसी विश जो पूरी ना हुई हो? नहीं, विश सारी पूरी, मैंने विश ऐसी कोई की नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊँ। वो कासमी साहब का शेर है ना कि जिंदगी को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए, ख्वाहिशों की कैद से निकले। और अब वो जारी बात है, अब इस एज में आके बंदे की एक दौर होता था, हमें बड़ी ख्वाहिश होती है यार मैं गाजर का हलवा खाऊं, इतनी बड़ी आइसक्रीम मिल जाए मैं वो खाऊं, फलूदा खाऊं, अब आपको मिलती है, आप नहीं खाते। अब इस एज में आ गए हैं ना कि आप की तो एज कम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या आपकी आपकी भी एज कम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हम सबसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। तो ये है कि ज़िंदगी में जो विश है, ये विश होती है कि अब तो ये विश है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह पढ़ें, जो हमारे आगे मुस्तकबिल आना है वो खूबसूरत उसकी एक शक्ल नज़र आए, जिसके लिए ये भी कोशिश कर रही हैं कि ये जो एजुकेशन के हवाले से कोशिश कर रही हैं। हम वैसे ही ज़हनी तौर पे जिस चीज़ के पास कोई कॉलम पहुँचता है या कोई
विजुअल पहुंचता है उनको हम बनाने के लिए कोशिश। सर जैसे अभी बता रहे थे कि वो भी साहिर साहब बग्गा साहब के घर गए, बच्चा हारमोनियम प्ले कर रहा था। सर आपके बच्चों में भी कोई हाँ, वो मेरा वैसा करंट मेरा है? जो बड़ा बेटा है ना, जी, जी। वो काफी हद तक मैंने वो पियानो रखा हुआ है, वो थोड़ा उसको प्ले करता है। आजकल के बच्चों आपकी प्रोफेशन को भी Writer है। adopt- मैं कर लेता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं कीबोर्ड भी प्ले कर लेता हूँ, मैं अरे। हारमोनियम भी तो प्ले सर कर लेता स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बच्चे कुछ अभी से महारत नहीं, रखते हैं कि अभी उनको इस तरफ हूँ। Interest राइटिंग में मैं बता रहा हूँ, मैं उर्दू में लिखता हूँ ना, वो कहता है जी बाबा रोमन में मुझसे लिखवा ले। रोमन में मैंने क्या लिखवा के करना है? ठीक है। उर्दू उनकी भी कमजोर है, जैसे आजकल चलिए सर बहुत जैसे इनकी शुक्रिया, सेहत कमजोर है ना। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं और आप पाकिस्तानी कौम और स्पेशली उन यंगस्टर्स के नाम कोई मैसेज जो लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं और आप उनको कोई मैसेज देना चाहें। अच्छा, मैसेज तो मेरा यही है, नसीहत मैंने क्या, नसीहत यही है कि किसी की नसीहत कबूल ना करें। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा उन बच्चों से जो स्क्रिप्ट राइटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। इसका एक ही तरीका, दुनिया का एक असूल है, आप एक अच्छे ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप अच्छी ब्यूटिशियन को देखें, आप एक अच्छे गुलकार बनना चाहते हैं तो आप अच्छे गुलकारों को सुनें, तो आप अगर एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ें। अशफाक अहमद साहब को ज़रूर पढ़ें, अहमद नदीम कासमी साहब को ज़रूर पढ़ें, अताउल्लाह कासमी साहब को ज़रूर पढ़ें, मनशा याद साहब को ज़रूर पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद को ज़रूर पढ़ें, सजाद हैदर यलदरम को ज़रूर पढ़ें, उनको कुरतुल ऐन हैदर को ज़रूर पढ़ें, और मंटो को ज़रूर पढ़ें, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को ज़रूर पढ़ें, इब्न इंशा को ज़रूर पढ़ें, मोहम्मद खालिद अख्तर साहब को ज़रूर पढ़ें, कर्नल मोहम्मद ख़ान को ज़रूर पढ़ें, जो भी। अच्छा, अब ये अगर किसी को ये भी नहीं पसंद तो खुदा के लिए कोई किताब लेके आए, घटिया सा बेशक नावल पढ़ें ज़रूर, किसी ना किसी तरह पढ़ने की तरफ आए ज़रूर, और अखबार ज़रूर पढ़ा करें, घरों में अखबार लगवाएं, उनके कॉलम, उनकी खबरों वाला सफ़ा तो सबका एक होता है ना, वो जो मैगज़ीन कॉलम हैं वो ज़रूर पढ़ें। ये सबको, ये तो नेट पे भी अवेलेबल है सारे अखबार, अगर वहाँ नहीं पढ़ सकते, जितना पढ़ेंगे। अच्छा राइटर वही होता है जो लिखता कम है, पढ़ता ज़्यादा है। अच्छे राइटर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग ये समझते हैं हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे राइटर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया तौकीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इमरान नियाज़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो है कीमती वक्त में से आज गुड मॉर्निंग कोहिनूर को जो है अपना मैसेज दिया। और मैं इसके साथ साथ तमाम शायकीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं और करूंगा, और आपके फीडबैक से भी ज़रूर जो है उसके मुंतज़िर रहेंगे। जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा अपने फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। और इरम हमेशा की तरह हम सब लोगों से इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आखिर में गाना आपको ज़रूर सुनाएंगे इमरान नियाज़ी साहब अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में और साथ अपने पोस्टर्स के साथ। जी इमरान साहब। ਬਿੱਲੋ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਬਿੱਲੋ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਿੱਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਿੱਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਬਸ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਠੁਮਕਾ ਬਿੱਲੋ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਚਾ ਬਿੱਲੋ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਸਾਥ ਨੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗਦੀ ਏ ਸਾਥ ਨੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚੜਿਆ ਜਾ ਠੁਮਕਾ ਬਿੱਲੋ ਠੁਮਕਾ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਪੱਲੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮ ਟੋਮ ਨੀ